हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ITR 3 फाइलिंग फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। बिल्कुल ही डिटेल में आज का सेशन रहने वाला है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो करनी है ITR 3 में। प्रॉपर्टी आपने सेल की वो कैसे आप शो करेंगे ITR 3 में। बिजनेस है और आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं, बैलेंस शीट P&L के साथ में कैसे आपको ITR 3 फाइल करनी होती है। डेप्रिसिएशन शेड्यूल हमको बनाना होता है इनकम टैक्स के अंदर, वो डेप्रिसिएशन शेड्यूल के लिए कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको होते हैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे। इंट्राडे में भी अगर आपने काम किया है तो इंट्राडे की ट्रांजैक्शन को ITR 3 में कैसे रिपोर्ट करेंगे उसको सिखाऊंगा। साथ ही में ऑनलाइन गेमिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, ऑनलाइन गेमिंग ड्रीम 11 की जो इनकम होती है वो ITR में कैसे रिपोर्ट होगी उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ FD और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपको अगर मिलता है तो वो कैसे आप ITR 3 में रिपोर्ट करेंगे। प्लस आज के सेशन में हम क्लबिंग के प्रोविजंस भी समझेंगे। अगर आपने अपनी वाइफ के नाम से या अपने बच्चे के नाम से कोई FD कराई है तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविज़न किस तरीके से अप्लाई होते हैं और मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर उसको इग्नोर करते हैं। तो आज का सेशन जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग सेशन होने वाला है ITR फाइलिंग के लिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो ITR 3 की यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करते हैं। एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बिकॉज ऑनलाइन फाइलिंग में क्या होगा ना, कई बार पोर्टल लेट चलता है, काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, पर दोनों जगह कंसेप्ट दोनों जगह पर आपका सेम रहने वाला है। यहाँ पर हम जाएंगे ITR 3 के अंदर हमको जाना होगा एंड ITR 3 में यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूटिलिटी एक्सेल बेस। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो दिस इज़ अवर यूटिलिटी जो कि यहाँ पर आपको शो हो रही है। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए आप इस यूटिलिटी को। एंड एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो ये वाली फाइल है ITR 3 की, इस पर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए एंड प्रॉपर्टीज़ में इसको अनब्लॉक कर दीजिए सबसे पहले, अप्लाई एंड ओके। उसके बाद आप इस शीट को ओपन कीजिए तो ये हमारी ITR 3 की यूटिलिटी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको शेड्यूल्स मिलेंगे। अब ITR 3 एक इंडिविजुअल के लिए सबसे बड़ी रिटर्न होती है, सारे शेड्यूल्स आपको इसके अंदर फाइल करने के लिए मिलते हैं। तो मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के एक एक चीज़ आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा। ध्यान से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आज की मैं रखने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो शेड्यूल्स हैं, मैं कोई भी शेड्यूल यहाँ से नो नहीं करूँगा, बट आपके केस में अगर कोई शेड्यूल अप्लाई नहीं होता तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। मैं सारे शेड्यूल्स को ऑन रखूँगा बिकॉज मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं। ऑलमोस्ट सारे शेड्यूल्स हम समझेंगे आज के सेशन में। नाउ शेड्यूल फिल करने से पहले हमको चलना पड़ेगा अपनी कॉम्पिटिशन की तरफ। कॉम्पिटिशन हमने प्रिपेयर की है ITR 3 के लिए, और कॉम्पिटिशन से पहले बिकॉज हम ITR 3 फाइल कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट और P&L फाइनल करने होंगे, अपने क्लाइंट्स के अकाउंट फाइनल करने होंगे। आज का जो हम केस स्टडी देखने जा रहे हैं इसमें हम नॉन ऑडिट क्लाइंट का जो है वो बैलेंस शीट P&L हम यहाँ पर फाइनल करके उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ऑडिट वाला केस नहीं है, ऑडिट वाला केस हम सेपरेट सेशन में समझेंगे। आज नॉन ऑडिट केस है, लेकिन बैलेंस शीट P&L हमने बनाए हुए हैं, अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, हेड वाइज इनकम देखते हैं। सबसे पहले सैलरी हेड को मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज सैलरी हेड के लिए आप ITR 2 वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं या फिर ITR 1 वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, वहां आपको सैलरी की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने लेट आउट की हुई है प्रॉपर्टी, उसके ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स पे किया हुआ है और स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको मिली हुई है 1,41,660 रुपीज़ की। नाउ एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो मैं केस स्टडी आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर हम न्यू टैक्स रिजीम में जाकर के ITR फाइल करने वाले हैं। एंड लास्ट ईयर भी इस क्लाइंट ने न्यू रिजीम में जाकर के ही ITR फाइल की थी, मतलब लास्ट ईयर भी न्यू रिजीम थी, करंट ईयर भी न्यू रिजीम है। ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, आपको अपने क्लाइंट से ज़रूर पूछना है लास्ट ईयर कौन सी रिजीम थी एंड करंट ईयर वो कौन सी रिजीम में जाना चाहता है, बिकॉज रिजीम की वजह से काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं वो आपकी ITR फाइलिंग में आ जाते हैं। मैं आपको दोनों इफेक्ट समझा दूंगा कि अगर कोई केस है तो वो ओल्ड रिजीम में कैसे जाएगा, न्यू रिजीम में कैसे उसका कॉम्पिटिशन की जाएगी, बट हम जो एक्चुअल में फाइलिंग करेंगे वो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे अब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दिख रहा होगा सेक्शन 24B के अंदर। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है वो आपको ओल्ड रिजीम में अलाउ हो जाता है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस है तो 2 लाख तक का अलाउ हो जाता है, लेट आउट हाउस है तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन न्यू रिजीम के अंदर आपको सेक्शन 24B का
जो इंटरेस्ट होता है होम लोन का वो तभी अलाउ किया जाता है जब आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की है और जो आपकी टोटल इनकम आ रही है उतना ही आप कर सकते हो मैक्सिमम इंटरेस्ट। यानी हमारे इस वाले केस में 3,30,540 तक का इंटरेस्ट आप केवल क्लेम कर सकते हो, बिकॉज ये लेट आउट प्रॉपर्टी है तो 2 लाख की लिमिट यहाँ नहीं लगेगी, लेकिन मैक्सिमम इंटरेस्ट 3,30,540 का ही हम क्लेम कर सकते हैं होम लोन का। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट हम न्यू रिजीम के अंदर भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखेंगे। ओके सर, ये तो हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन थी, बहुत सिंपल थी, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था यहाँ पे। वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर P&L कैलकुलेशन एंड बैलेंस शीट एंड P&L। अब बैलेंस शीट P&L हमने ऑलरेडी फाइनल कर लिए हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमने ये फाइनल किए हैं। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में हमने यहाँ पर पुट किए हुए हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अब तो हमारे न्यू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए नए फाइनेंशियल फॉर्मेट आ गए हैं, आपने उसमें डेटा क्यों नहीं प्रिपेयर किया है? देखिए, अगर आपको उस पर एज अ CA साइन करनी है या वो ऑडिट का केस है तब वो चीज़ फिर भी रेलिवेंट होती है, बट नॉन ऑडिट के केस में यहाँ कोई CA का तो रेलिवेंस होता नहीं है सच। तो इसीलिए यहाँ पर मैनेजमेंट ही प्रिपेयर करता है फाइनल अकाउंट, और मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहा है तो उस पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम पुराने तरीके से यहाँ पर अपने फाइनेंशियल प्रिपेयर कर सकते हैं। इनकम टैक्स की तरफ से या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि किस तरीके से आपको फाइनेंशियल्स अपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जस्ट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन प्रॉपरली करने हैं, ये चीज़ क्लैरिफाई की हुई है 44AA के अंदर, जो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। बट फॉर्मेट क्या रहेंगे वो इनकम टैक्स डिफाइन नहीं करता है। और वैसे भी फाइनेंशियल जो होते हैं उस पर तो CA साइन करता नहीं है। फाइनेंशियल के ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो प्रोप्राइटर के ही होते हैं, तो जो प्रोप्राइटर है उस वही इस पर साइन करेगा। अब अगर आप यहाँ पर इस P&L को देखें तो यहाँ पर हमारी ग्रॉस रिसीट्स है 1,07,88,127 की। उसके बाद इंट्राडे की इनकम भी आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे की जो इनकम आ रही है ये कहाँ से आ रही है? इंट्राडे की इनकम हमारी आ रही है, ये हमारी रिपोर्ट से आ रही है। अगर आप ज़ीरोदा में काम करते हैं तो ज़ीरोदा की रिपोर्ट आपको चेक करनी है, कोटक का काम करते हैं तो कोटक की रिपोर्ट आपको चेक करनी है। मैं डिटेल में अभी उन रिपोर्ट्स को एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उसके लिए हमारा सेपरेट सेशन रहेगा शेयर मार्केट वाला। यहाँ पे मैं शेयर मार्केट की ITR ही आपको फाइल करके दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको उसके अंदर की डिटेल कैलकुलेशन समझाऊंगा कैसे आपको वो काम करना है। बट बहुत सिंपली वो चीज़ मिल जाएगी, आप अगर ओपन करके देखेंगे ज़ीरोदा में अगर आपने काम किया तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ट्रेडिंग इनकम आपकी आ गई और उसका टर्नओवर कितना है वो हमने यहाँ पर सेपरेटली ऐड किया है, ठीक है। ये हमारी को इंट्राडे की इनकम है जो हमने यहाँ पर ऐड की है। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए नहीं है बिकॉज ये सर्विस का केस है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक यहाँ नहीं है। परचेज जो हमने बुक की वो आ गई है, उसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस है वो आ गए हैं। उसके बाद है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन के लिए आपको समझना होगा, डेप्रीशिएशन की जो कैलकुलेशन होती है डेप्रीशिएशन शेड्यूल के लिए वो समझना होगा आपको। यहाँ पर देखिए 2 तरीके से काम होता है। यहाँ पर अगर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो आप जब आप ITR फाइल करेंगे तो आपका ये डेप्रीशिएशन जो है वो रिमूव होगा और इनकम टैक्स का जो डेप्रीशिएशन है वो ऐड किया जाएगा। जब हम एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें जो हम डेप्रीशिएशन लेकर के चलते हैं वो डेप्रीशिएशन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही लेकर के चलते हैं। मैं ये जो है रिकमेंड करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। बाकी आपकी कॉल है, आप अगर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ब्लॉक वाइज हमको डेप्रीशिएशन निकालना होता है। हम क्या करते हैं नॉन ऑडिट केस में जो है नॉर्मल जो इनकम टैक्स के रेट लगते हैं वही हम यहाँ पर लगा देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, तो हमारा मिसमैच वहाँ पर मिसमैच वाली तो कोई बात नहीं है, बट डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। अब डेप्रीशिएशन शेड्यूल आया है तो एक बार आपको डेप्रीशिएशन शेड्यूल की कैलकुलेशन पर लेकर के चलूँगा बिकॉज ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेप्रीशिएशन शेड्यूल जो है इनकम टैक्स के अंदर जो डेप्रीशिएशन निकाला जाता है वो ब्लॉक्स के अंदर निकाला जाता है। असेट वाइज यहाँ ज़्यादा कोई रेलेवेंस नहीं होता, आपको उस असेट को ब्लॉक में बांटना होगा। और ब्लॉक कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं? ब्लॉक क्लासीफाई किए जाते हैं बेस्ड ऑन परसेंटेज। जैसे ये प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक हमने यहाँ बनाया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी का एक 40% ब्लॉक है, एक 15% ब्लॉक है। इसका मतलब 40% का डेप्रीशिएशन के लिए अलग हमारा कैलकुलेशन होगी एंड 15% ब्लॉक के लिए अलग कैलकुलेशन होगी। WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024, बिकॉज हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो 31 मार्च 25 की हैं। 1 अप्रैल 24 को जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है ये यहाँ पर हमारा आ गया है। देन आता है एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स में जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरीके से होती है? सेक्शन 32 के अंदर आपको डेप्रीशिएशन अलाउ किया जाता है। सेक्शन 32 क्या बोलता है? अगर आपने एक असेट 180 डेज से ज़्यादा यूज़ की है
पूरे प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आपको उसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आपने वो असेट 180 डेज से कम यूज़ की है तो आपको केवल 50% ऑफ द रेट अलाउ किया जाएगा। यानी अगर हम 40% ब्लॉक की बात करें तो इसमें आपको 20% ही अलाउ किया जाएगा। अगर हम 15% ब्लॉक की बात करें तो इसमें केवल आपको 7.5% ही अलाउ किया जाएगा डेप्रिसिएशन, अगर आपने वो असेट लेस देन 180 डेज यूज़ किया है तो। उसके लिए असेट जो हमने एक्वायर की ड्यूरिंग द ईयर, उसके लिए हमने पूरी वर्किंग यहाँ प्रिपेयर की हुई है। हमने जो जो असेट एक्वायर की है वो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। आप डेट डाल सकते हैं कब आपने वो परचेज़ किया, उसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो। हमने यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, मैंने कैलकुलेशन करके, कि वो मोर देन 180 डेज़ है या लेस देन 180 डेज़ है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फिल कर दिया है डेटा। जैसे अगर मैं आपको फ़िल्टर लगा के दिखाऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या फ़िल्टर लगाना है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले आप फ़िल्टर लगाएंगे उसका ब्लॉक क्या है। जैसे हम 40% ब्लॉक के लिए देखते हैं तो सबसे पहले ब्लॉक पे आप फिल्टर लगा लीजिए, तो ब्लॉक हमारा 40% हो गया। 40% में मोर देन 180 डेज़ है, लेस देन 180 डेज़ की कोई एंट्री नहीं है। और इसका अगर आप टोटल चेक करेंगे तो हमारा आ रहा है 78,906, और ये वैल्यू जो है 78,986 हमने यहाँ पर पुट कर दी है। परफेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर आप फिल्टर लगाएंगे 14% की जगह 15% ब्लॉक। अब 15% ब्लॉक में आप देखेंगे लेस देन 180 डेज़ भी है एंड मोर देन 180 डेज़ भी है। पहले हम फिल्टर लगाते हैं लेस देन 180 डेज़ का, इसका हम सम करेंगे तो सम आ रहा है हमारा 1,59,858। तो ये फिगर हम कहाँ डालेंगे, लेस देन 180 डेज़ में, यानी ये लेस देन 180 डेज़ में आ गई 1,59,858, ये वाली फिगर यहाँ पे पुट हो गई। उसके बाद यहाँ फिल्टर हम पुट करेंगे मोर देन 180 डेज़ का, मोर देन 180 डेज़, एंड मोर देन 180 डेज़ का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 2,88,842। तो ये आप देखेंगे 2,88,842 15% ब्लॉक में, 15% ब्लॉक है ना, इसके अंदर आपका ये फिगर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है वो एडिशन आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर आपको यहाँ चेक करना है। कोई एसेट आपने अगर सोल्ड की है, तो हमारे केस में हमने एक ये लाइट सोल्ड की है ऑफिस की 6445 में, 15% ब्लॉक के अंदर है ये, और लेस देन 180 डेज़ ये यूज़ हुई है, तो हमने इसको डिडक्शन में डाला हुआ है 6445, ये डिडक्शन आ गया। उसके बाद हमारा ये यहाँ पर बैलेंस निकल के आ जाता है। ओके, फॉर्मूला बार ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये बैलेंस जो है ये निकल के आ जाता है। ये हमारी ग्रॉस वैल्यू हो गई। अब इसको क्या बोला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब आप ITR फाइल करेंगे तो ये हमारी ग्रॉस वैल्यू होगी। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर हमको ग्रॉस वैल्यू डालनी होती है। इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूरे अमाउंट पे नहीं लगेगा। कैसे लगेगा, ओपनिंग पे लगेगा पूरा, मोर देन 182 डेज पे, मोर देन 180 डेज पे लगेगा पूरा, एंड लेस देन 180 डेज पे कितना लगेगा, हाफ रेट लग जाएगा। जैसे अगर 40% है तो 20 लगेगा, 15 है तो 7.5 लगेगा। वो कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पर पुट की हुई है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे ये डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा मत करना 194,413 का 40% निकालोगे तो ये नहीं आएगा। वाई, बिकॉज 194 में दो चीज़ें इंक्लूड है ना, एक तो ओपनिंग WDV इंक्लूड है, एक आपका मोर देन 180 डेज इंक्लूड है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका 40% सेम ही आएगा। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 194,413 इंटू 40%, क्योंकि लेस देन 180 डेज इस केस में है ही नहीं, तो ये हमारा सेम आ गया देखो। बट अगर आप नीचे वाले केस में 565646 का 15% निकालेंगे तो ये नहीं आएगा। वाई, बिकॉज इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो वैल्यू इंक्लूड है वो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस पर तो रेट लगेगा आपका कितना, कौन सा ब्लॉक है 15%, इस पर तो 15% लगेगा, एंड बाकी जो ये वाला है इसके ऊपर कितना रेट लगेगा, 7.5% लगेगा। इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, सेक्शन नंबर 32 के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको यहाँ पर टैक्स लगाना है। ठीक है, टैक्स लगाने के बाद आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर डेप्रिसिएशन 1,51,606। इसमें से आप ये माइनस कर देंगे ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन, तो आपका नेट WDV आ जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है, बिकॉज डेप्रिसिएशन शेड्यूल हमको पुट करना होता है अपनी ITR के अंदर, और यहाँ पर कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए ध्यान से इसको देखिएगा। अब जो 151,106 ये डेप्रिसिएशन हमने PNL में सेम लिया हुआ है, बट कई बार क्या होता है ना, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अलग होता है एंड आपकी बुक्स का डेप्रिसिएशन जो होता है वो अलग होता है।
उसकी वजह से देखो दो चीज़ें होती है, एक तो आपका बुक्स के अंदर डेफर टैक्स की कैलकुलेशन भी आपको करनी होगी, इसीलिए डेफर टैक्स की कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए भी हम यहाँ पर सेम लेकर के चलते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही करना चाहते हो तो अकाउंटिंग में ऐसे नहीं होता। अकाउंटिंग में जितने डेज़ आपने यूज़ किया उतने डेज़ का डेप्रिसिएशन आपको अलाउ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपको डेफर टैक्स की कैलकुलेशन अलग से करनी होगी, बट मैं अभी उसके अंदर नहीं जाना चाहता। इसीलिए मैंने यहाँ पर हम जो रिकमेंड करते हैं नॉर्मली अपने क्लाइंट्स के लिए वो सेम इनकम टैक्स वाला ही करते हैं। ठीक है, मैंने आपको रीज़न समझा दिया क्यों हम इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। राइट सर, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। वी विल मूव फॉरवर्ड। उसके बाद ये इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमारा नेट प्रॉफिट है 12,67,021, लेकिन इस नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे 1 लाख रुपीज़ जो है 1 लाख रुपीज़ का जो टोटल इनकम है वो इंट्रा डे की इनकम भी इंक्लूड हो रखी है। अब मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको, इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंट्रा डे की जो इनकम होती है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर आती है। इनकम टैक्स पीजीबीपी के अंदर 3 टाइप में आपकी इनकम को क्लासीफाई करता है। एक होता है नॉर्मल बिजनेस की इनकम, एक होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम और एक होता है स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। तीनों में फ़र्क समझिए। देखिए स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, जैसे हाउस कीपिंग हो गया, बी कीपिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया। इन सब में गवर्नमेंट क्या देती है, छूट देती है, काफ़ी सारी इनकम टैक्स में बेनिफिट देती है। तो इन बिजनेसेस को स्पेसिफाइड बिजनेसेस बोला जाता है। अगर आप वो बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका वो स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसमें आपको अलग से डिडक्शन एग्जम्पशंस मिल जाती हैं इनकम टैक्स में। दूसरा होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, जैसे आप कोई इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं शेयर मार्केट की, अगर मैं स्पेसिफिक हमारे केस की बात करूं तो ये स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर आपका क्लासीफाई किया जाता है। एंड इसके अलावा जो आपका बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, होलसेल, रिटेल, वो सारा आपका जाता है नॉर्मल बिजनेसेस के अंदर। तो हमारा जो क्लाइंट है इसका नॉर्मल बिजनेस भी है, साथ में शेयर मार्केट में भी काम करता है और शेयर मार्केट में इंट्राडे में इसने काम किया हुआ है। तो 12,67,000 में से आपको ये चीज़ नोट करके चलनी है, बाद में बहुत काम आएगी। 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो स्पेकुलेटिव नेचर का है और बैलेंस 11,67,021 का जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल नेचर का है। ठीक है, राइट सर। देन वी विल मूव ऑन टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हमारे अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर यहाँ बनी हुई है, जो विड्रॉल ड्राइंग है। कैपिटल अकाउंट मैंने अलग से नहीं बनाया, बट आप अलग से भी कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। मैंने जो उसकी कैलकुलेशन है यहीं पर इंक्लूड कर दी है, आप सेपरेटली भी अपने रिकॉर्ड के लिए बना सकते हो। फिक्स असेट कहाँ से आएंगी भाई, फिक्स असेट आएंगी आपकी इनकम टैक्स के डेप्रीशिएशन शेड्यूल से। डेप्रीशिएशन शेड्यूल कहाँ है, ये रहा जी आपका डेप्रीशिएशन शेड्यूल। इसका क्लोजिंग बैलेंस है 608,954 एज ऑन 31 मार्च 25। ये बैलेंस हमारा आ जाएगा 608,954, राइट। बाकी ये बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से आपका मैच करना होगा आपको एक बार। करंट लायबिलिटी आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग और कैपिटल अकाउंट आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, छोटी सी बैलेंस शीट है वैसे। डेप्रीशिएशन शेड्यूल हमने समझ लिया। कैपिटल गेन के ऊपर आ जाइए। अब कैपिटल गेन जो है, यहाँ पर क्लाइंट ने एक प्रॉपर्टी भी सेल की है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। प्रॉपर्टी सेल की अगर बात करें, पहले आपको प्रॉपर्टी की मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पर। वैसे अगर आपने मेरी ITR 2 की वीडियो देखी है, वही सेम केस मैंने यहाँ प्रॉपर्टी के लिए लिया है, तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, 1 जनवरी 2018, आपने सेल किया 7 अगस्त 2024 को, ये आपका लॉन्ग टर्म असेट हो गई है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख की है। सेल कंसिडरेशन इज ऑल्सो 40 लाख रुपीज़। इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। अब इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए ना थोड़े से चेंजेस आ गए हैं लॉ में, अभी उसको थोड़ी देर में समझेंगे। CII क्या होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये इसका मैंने चार्ट आपको दिया हुआ है हर साल का, 2001 से लेकर के 2025-26 का CII आपको यहाँ मिल जाएगा। तो CII ऑफ ट्रांसफ़र ईयर, जिस ईयर ट्रांसफ़र हुआ यानी 24-25 का है 363 एंड बेस ईयर का है 272। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी 25,50,000 की आपने प्रॉपर्टी बाय की थी। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन यहाँ हमने ज़ीरो लिया। नेम ऑफ बायर, पैन ऑफ बायर एंड एड्रेस, इसको हमने अभी स्किप किया, मतलब ये मैंने नहीं डाला है बिकॉज फिर मुझे हाइड करना पड़ता। मैं जब ITR फाइल करूँगा वहाँ पे इसको पुट कर देंगे हम। अब आ जाइए अपनी कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन में अब आपको दोनों तरीके से निकालना होगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, 23 जुलाई 2024 के बाद
इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और उसमें जो है रेट को कम कर दिया। इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटाया, पहले जो था वो क्या होता था, 20% आपको टैक्स देना होगा कैपिटल गेन के ऊपर, लेकिन कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के केस में, लैंड एंड बिल्डिंग जब आप ट्रांसफ़र करते थे उस केस में। गवर्नमेंट ने बोला नहीं जी नहीं, हम तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं देंगे, हम रेट कम कर देते हैं। इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटाया, रेट कम किया 12.5%। लेकिन टैक्स पेयर ने बोला कि भाई इससे हमको बेनिफिट नहीं हो रहा, कई सारे टैक्स पेयर को इसकी वजह से लॉस हो रहा था। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, जो भी आपको लॉस हो रहा है, अगर किसी टैक्स पेयर को लॉस हो रहा है तो जितना भी लॉस हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब हमारा केस आप ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाओगे इस कैलकुलेशन को बहुत इजीली। स्टैम्प ड्यूटी अब हम दोनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला पहले दोनों तरीके से कैलकुलेट कर लो, जितना आपको लॉस हो रहा होगा उतना लॉस हम इग्नोर कर देंगे। तो देखिए 40 लाख और 40 लाख रुपीज़, यहाँ तक आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैं इसके ऊपर वाले बार को हाइड कर दूं सो दैट आपको इजीली ये चीज़ें दिख जाए। फुल स्क्रीन मोड में कर दें इसको, शो टैब्स ओनली कर देते, या फुल स्क्रीन मोड ही कर देते हैं। हाँ, फुल स्क्रीन मोड बढ़िया है, इसमें आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 40 लाख रुपीज़, 40 लाख रुपीज़, एक्चुअल सेल्स वैल्यू 40 लाख रुपीज़ एंड 40 लाख रुपीज़। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दोनों में से जो भी हायर होता है 40 लाख हमने ले लिया। ट्रांसफर एक्सपेंस 1 लाख रुपीज़ के हुए हैं। नेट सेल कंसिडरेशन 39 लाख दोनों केस में आ गई है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा, कॉस्ट इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केवल यहाँ लगेगा 20% में, जहाँ इंडेक्सेशन अलाउ है। 12.5% में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं होता, तो यहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी आएगी जो कि 25,50,000 रुपये जो हमने ली हुई है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी 25,50,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 272, ये आ जाएगा 34,03,125। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखेंगे तो नए वाले तरीके से हमारे 13,50,000 आ रहे हैं एंड पुराने तरीके से 4,96,000 आ रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर टैक्स निकालेंगे तो नए तरीके में आपका टैक्स लगेगा 12.5% जो कि आ रहा है 1,68,750 रुपीज़। पुराने तरीके से निकालेंगे तो वो वहाँ पर कैपिटल गेन जो टैक्स आएगा वो आएगा 99,375,000 रुपीज़। मैं पहुँचा सरकार के पास, सरकार मुझको तो यहाँ नुकसान हो रहा है, मुझको तो लॉस हो रहा है। सरकार ने पूछा विवेक कितना लॉस हो रहा है आपको, मुझको लॉस हो रहा है, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मैंने कहा सरकार ये माइनस दिस, सो दिस इज़ माई लॉस 69,375,000 रुपये। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, जितना आपको लॉस हो रहा है उतने लॉस को हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने का मतलब इस लॉस को आप रिड्यूस कर दो। इस लॉस को जैसे ही आप रिड्यूस करोगे अपने कैपिटल गेन में से, इसमें से आप ये रिड्यूस करोगे तो आपका जो टैक्स बच रहा है वो वही बनेगा जो ओल्ड वाले तरीके से बन रहा था, उतना ही टैक्स आप हमको पे कर दो। बोलिए राइट और रॉन्ग? यस सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने खाली आपका टैक्स कम किया है। अगर बात करें कैपिटल गेन की तो कैपिटल गेन आपको कितना हुआ है, कैपिटल गेन तो आपको 13,50,000 रुपीज़ ही हुआ है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने आपको टैक्स के अंदर काइंड ऑफ रिबेट दे दी है, जिसकी वजह से आपका जो टैक्स है कैपिटल गेन के ऊपर वो कम बना है। लेकिन आप जो टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे वो 13,50,000 रुपीज़ ही करेंगे। सिंपल लैंग्वेज लाइन में समझाऊँ इम्पैक्ट क्या पड़ा, आपकी टोटल इनकम बढ़ गई, टैक्स आपका सेम रहा, कंसेप्ट ये टैक्स आपका सेम रहा, बट आपकी टोटल इनकम इंक्रीज हो चुकी है बिकॉज आपका जो कैपिटल गेन है वो इंक्रीज हो चुका है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, इसको हम ITR में फिल करना भी सीखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो रिसेंटली चेंज आया है उसकी वजह से, तो होप सो आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। कैपिटल गेन यही हमारे हैं सेक्शन 111A वाले और 112A वाले, ये हमारे इक्विटी शेयर्स के ऊपर होते हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, अपनी रिपोर्ट्स चेक करनी है। रिपोर्ट्स के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी होगी बिफोर 23 जुलाई कितना है, आफ्टर 23 जुलाई कितना है। ये कैलकुलेशन मैं आपको आज के सेशन में नहीं दिखा रहा हूँ। सर क्यों नहीं दिखा रहे हो? बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक वीडियो हमारी अवेलेबल है, शेयर मार्केट टैक्स कैलकुलेशन फॉर असेसमेंट फॉर 2025। उसमें आप देखेंगे मैंने डिटेल में समझाया है कि बिफोर की कैलकुलेशन एंड आफ्टर की कैलकुलेशन आपको किस तरीके से उन रिपोर्ट्स के अंदर करनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ग्रॉस कंसिडरेशन आपका आ जाएगा, एक्सपेंसेस, नेट कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड ये आपके आ जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
अच्छा, अब एक बात आप बताइए मुझे, 23 जुलाई से पहले वाले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाले, उस पर टैक्स रेट क्या लगेगा? उस पर लगेगा टैक्स रेट 15%, और जो आफ्टर वाले हैं उस पर टैक्स रेट क्या लगेगा? 20%। ठीक है, तो टैक्स रेट का फ़र्क आ जाएगा आपका दोनों जगह पर। अगर हम बात करें सेक्शन 112A की, जो कि है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, कई स्टूडेंट्स या कई टैक्स पेयर्स मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि सर आप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं बताते हो। देखिए, सेक्शन 11A, 111A और 112A, ये दोनों सेक्शन जो हैं वो इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दोनों का ट्रीटमेंट सेम तरीके से ही करते हैं। तो इसीलिए मैं इक्विटी है या आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। सर ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? देखिए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड्स जो एक स्पेसिफिक रेट से ज़्यादा, जो उनकी टोटल जो असेट है, उनका जो टोटल पोर्टफोलियो है, अगर उसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज से ज़्यादा वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। एक होते हैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो मोस्टली डेट फंड जो होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एक होते हैं हाइब्रिड फंड जो दोनों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब इन तीनों ही म्यूचुअल फंड का ट्रीटमेंट अलग अलग है, वो मैं आज के सेशन में कवर नहीं करूंगा। मेरा जो शेयर मार्केट वाला सेशन होगा उसमें मैंने वो ऑलरेडी समझाया हुआ है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। बट यहाँ हमारा सिंपल केस है, इक्विटी शेयर्स का केस है, तो 111A और 111A में हमने फिगर्स उसकी डाली हुई हैं। अब यहाँ पर जो बिफोर 23 जुलाई है और आफ्टर 23 जुलाई, यहाँ पर रेट क्या होगा आप बताइए। बिफोर 23 जुलाई हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर क्या रेट था? 10%, और आफ्टर 23 जुलाई 12.5%। अच्छा, यहाँ पर आपको एक एग्जम्पशन भी मिलेगी, जो मैं पहले ही बता देता हूँ कितनी एग्जम्पशन मिलेगी। ये जो टोटल इनकम है इसमें से 1,25,000 तक की 1,25,000 तक की एग्जम्पशन मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अंडर सेक्शन नंबर 112A। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। राइट सर। देन वी विल मूव ऑन टू द अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज के अंदर हमारा सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है 81,000, एफडी पे जो इंटरेस्ट है 1,16,680 रुपीज़। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट। और उससे भी अच्छी चीज़, आजकल ये इन्फॉर्मेशन आपके AIS में आ जाती है। आप लॉगिन कीजिए इनकम टैक्स पोर्टल पर, अपना AIS चेक कीजिए, वहाँ पर आपको ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। FD का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा एंड सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। अब मैं एक स्पेशल केस आपको और दिखाने वाला हूँ आज के सेशन में, जो आपको कोई सिखाता नहीं है, कोई समझाता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फॉल होते हैं, बट वो इनकरेक्टली अपनी ITR फाइल करते हैं। जैसे सर बताइए एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन आपने देखा होगा, आप अपनी वाइफ के नाम से FD कराते हैं, आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम से FD कराते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में क्लब किया जाएगा। दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। पहले बात करते हैं, अगर आपने अपनी स्पाउस की, लेट्स सपोज आप एक लेडी हैं और आप जॉब करते हैं, मैं थोड़ा सा उल्टा एग्जांपल ले रहा हूँ बट समझिएगा, और आपके जो हस्बैंड हैं, आपने अपने हस्बैंड के नाम से FD खुलवाई, अपने स्पाउस के नाम से आपने FD खुलवाई, अपने हस्बैंड के नाम से FD खुलवाई, लेकिन उसमें पैसा आपने दिया। आप जॉब करती हैं, आपके पास पैसा आया, आपने वो ट्रांसफ़र किया अपने हस्बैंड के अकाउंट में एंड आपके हस्बैंड ने उसकी FD कराई। नाउ द क्वेश्चन इज, उस FD के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो आपके हस्बैंड के अकाउंट में आएगा। तो हस्बैंड के अकाउंट में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके हैंड पे टैक्सेबल होगा। इसको बोलते हैं क्लबिंग के प्रोविजंस यहाँ आपके अप्लाई हो जाते हैं। एंड अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो 1500 तक की आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, बट बिकॉज हम न्यू रिजीम के अंदर हैं तो यहाँ पर हमको कोई एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। पूरा का पूरा जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है उसके हैंड पर टैक्सेबल हो जाएंगे, मतलब जो जिसने पेमेंट की है, यानी मैंने जैसे वाइफ का एग्जांपल दिया तो वाइफ के हैंड पे ये टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप सोच रहे थे मैं हस्बैंड का एग्जांपल दूंगा ना, नहीं भाई, वुमेन को, लेडीज़ को भी प्रमोट करना चाहिए कि हस्बैंड ही काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप US में जाओगे तो वहाँ ऐसा कल्चर बहुत कॉमन है। वहाँ मतलब या तो दोनों लोग काम करेंगे या वाइफ काम कर रही है, हस्बैंड घर को देख रहा है, तो वहाँ बहुत कॉमन है बाहर की कंट्रीज़ में। इंडिया में थोड़ा सा ये है कि अभी धीरे धीरे वो चीज़ आ रही है। नेवरदलेस हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, FD इंटरेस्ट ऑफ माइनर चाइल्ड। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग केस आ गया।
हमने अपने माइनर जो बच्चा है, बच्चे के नाम से हमने एक एफडी ओपन करवा दी, बच्चे के अकाउंट में उसका इंटरेस्ट आ रहा है। क्वेश्चन इज दिस कि अब ये किसके अकाउंट में जाएगा? लेट्स सपोज दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। लेट्स सपोज वो जो एफडी करवाई वो करवाई वाइफ ने करवाई है एफडी, ठीक है? लेकिन ध्यान से सुनिए, ज़्यादा जो इनकम है वो हस्बैंड की है, लेकिन दोनों ने प्लान किया कि भाई काम करते हैं, वाइफ आप बच्चे के नाम से एफडी करवा दो, मैं खर्चे कर लूँगा या मैं और एक्सपेंसेस कर लूँगा, मैं और इन्वेस्टमेंट कर दूँगा, जो भी है, लेकिन हस्बैंड की इनकम ज़्यादा है। अब मुझे आप आंसर दीजिए कि 25,300 रुपये जो माइनर की एफडी पे इंटरेस्ट आया है, ये किसके हैंड पे टैक्सेबल, किसके हैंड पे क्लब किया जाएगा? अभी हम क्लबिंग के प्रोविज़न समझ रहे हैं। ये क्लब किया जाएगा उस पेरेंट के हैंड पर जिसकी इनकम ज़्यादा है। सर क्या बात कर रहे हो? पैसे तो दिए वाइफ ने, बट आप बोल रहे हो कि जिसकी इनकम ज़्यादा तो हस्बैंड की है, फादर की है, तो फादर के हैंड पे टैक्सेबल होगा। हाँ जी, लॉ यही बोलता है। यहाँ जो टैक्सेबिलिटी, जो क्लबिंग होगी, क्लबिंग उस पेरेंट्स के हैंड पे होगी जिस पेरेंट की इनकम ज़्यादा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो की है, जो पैसा दिया है वो किसने दिया है? वाइफ ने दिया है, बट तब भी उस पेरेंट के हैंड पर होगी जिस पेरेंट ने की इनकम ज़्यादा है, तो हस्बैंड की आईटीआर के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है? ये तो मैंने आपको 64 का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। बाकी हमारे केस में जो सिंपल केस ये है कि भाई स्पाउस का एफडी का इंटरेस्ट जो है वो हमारे हैंड पर 40,360 का टैक्सेबल हो रहा है, एंड माइनर चाइल्ड के एफडी का इंटरेस्ट जो है 25,300 का टैक्सेबल हो रहा है। यहाँ एक छोटा सा केस और आता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज वीडियो जो है ना आज की सर डिटेल में होने वाली है। आप ये मत समझिएगा मैं ऊपर से आपको दे करके निकल जाऊँगा, मैं डिटेल में समझाऊँगा, लास्ट तक देख के जाओगे, यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम टेलिंग यू। अच्छा, मेरे माइनर चाइल्ड को एक ऐड मिल गई, एडवर्टीजमेंट जो आते हैं ना, एडवर्टीजमेंट मिली, एडवर्टीजमेंट से उसको 5 लाख रुपीज़ का वो आया, चेक आया, और उसने क्या करा, एक ब्रांड के लिए ऐड दी। ऐड के अंदर आते हैं ना बच्चों के ऐड जो आते हैं, तो उसमें आई एम सॉरी, उसमें ऐड उसने की 5 लाख रुपये का चेक आया, उस चेक की हमने एफडी करवा दी। अब बताइए क्या अब भी क्लबिंग के प्रोविजंस लगेंगे? अगर वो चाइल्ड अपनी परफॉर्मेंस, नॉलेज, इंटेलिजेंस या उसने कोई काम किया, वर्क किया है, उसकी वजह से उसको पैसा मिला है, वहाँ क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। तो अगर मेरा बच्चा कुछ परफॉर्म करके, जैसे DID किड्स आता था, या बच्चे टीवी सीरियल्स में काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर उनको इनकम मिलती है, वो जो इनकम उनको मिल रही है वो क्लबिंग के अंदर नहीं जाती है, वो उन बच्चों के हैंड पे ही टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है? खैर, क्लबिंग के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी। हमारे केस में दोनों क्लबिंग के प्रोविज़न है, ये दोनों हमको हमारी अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड हो जाएंगे, ठीक है? तो हमने जो कॉम्पिटिशन की उसमें क्लबिंग की जो इनकम है वो भी ऐड कर ली, और हमारा जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट है वो भी ऐड कर दिया। नाउ कॉम्पिटिशन हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, टोटल इनकम निकल चुकी है। बाकी टैक्स जो है वो हम निकालेंगे अकॉर्डिंगली, जो भी हमारी यूटिलिटी कैलकुलेट करेगी उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स यहाँ पर डाल देंगे, हमारी पूरी कॉम्पिटिशन यहाँ डन हो जाएगी। अब जो है वी विल मूव ऑन टू द ITR, जिसका आप कर रहे थे इंतज़ार, आ चुकी है अब वो ITR। सो दिस इज़ अवर ITR। ITR के अंदर सबसे पहले जाएंगे हम पार्ट A जनरल के अंदर। जनरल के अंदर आपको करना है क्या, यहाँ पे आप एक एक करके डिटेल नहीं डालेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे डेटा। इंपोर्ट प्रीफिल, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इंपोर्ट प्रीफिल, इस पर आपको क्लिक करना है एंड इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर जा करके आपको प्रीफिल का ऑप्शन दिख जाएगा, डाउनलोड प्रीफिल, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके ई फाइल पे जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइए, डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे आप क्लिक कीजिए, असेसमेंट ईयर 25-26 डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए, आपकी डाउनलोड हो जाएगी। हमने ऑलरेडी यहाँ डाउनलोड की हुई है मैंने अपने सिस्टम में, तो मैं दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा, हम इसको डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। बट अपलोड करने से पहले, अपलोड करके यहाँ पर आपकी जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी फिल हो जाएगी। यहाँ पर आपकी जो TDS की इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर फिल हो जाएगी। जो आपने सेल्फ असेसमेंट के चालान बनाए हैं, अगर कोई एडवांस टैक्स का चालान बनाया है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑलरेडी प्रीफिल होकर के आ जाएगी। सो गाइस, यहाँ पर हमने डेटा जो है वो इम्पोर्ट कर दिया है। अब डेटा इंपोर्ट करने के बाद ध्यान रखिए क्या आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर 2 जो है ये भी डालना मैंडेटरी हो गया, तो सेकंड मोबाइल नंबर यहाँ पर आप अपना डाल दीजिएगा।
उसके बाद आप कब फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 31 जुलाई जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फाइलिंग अंडर कौन से सेक्शन में, 139(1), अभी बिफोर ड्यू डेट हम फाइल कर रहे हैं, 139(1) में हम फाइल करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस की कौन सी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो पहला ऑप्शन आता है यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेक्शन नंबर 6(1) क्लॉज ए के अंदर आप फॉलो होते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा रहे हैं। मोस्टली इंडिविजुअल जो हैं जो इंडिया में रहते हैं वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं, तो पहली कंडीशन उनके ऊपर अप्लाई हो जाती है। तो ये आप सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप जो है रेजिडेंट के लिए हो जाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है, बिकॉज अब हम ITR 3 फाइल कर रहे हैं, अब हमको चूज़ करना है कि कौन सी रिजीम में हम इस ITR को फाइल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट ईयर, आपसे पहले ये पूछा जा रहा है कि करंट ईयर में न्यू टैक्स रिजीम से अगर आप ऑप्ट आउट होना चाहते हो तो उसका कौन सा मेथड आपके ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गलती होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। पहले बोल रहा है बाय फाइलिंग फॉर्म 10 IEA, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप ये फाइल करके आप होंगे। दूसरा है बाय एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन इन द रिटर्न इनकम, फॉर्म 10 IEA इज़ नॉट एप्लीकेबल, आंसर सेट बी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो करंट ईयर में अगर आप ऑप्ट आउट होना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। फॉर्म 10 IEA आपको तब फाइल करना होता है जब आपका कोई बिजनेस होता है। बिजनेस के केस में आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है उस केस में आप ITR के अंदर ही इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाली रिटर्न के अंदर हमारी बिजनेस की इनकम भी इंक्लूड है, बिजनेस इनकम भी हम रिपोर्ट करेंगे, इसीलिए हमको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है कौन सा वाला, बाय फाइलिंग 10 IEA। अगर करंट ईयर के अंदर आप रिजीम चेंज करना चाहते हो, न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट होना चाहते हो, तो आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर गलत ऑप्शन आप मत सेलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज चांसेस आर देयर अगर आप यहाँ गलती कर देंगे तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ ज़्यादा दूंगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी अब कॉम्प्लेक्स हो गई है। आपके पास ये पूरी रेंज ओपन हो जाएगी। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इन फॉर्म 10 IEA। क्या आपने न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया है। असेसमेंट ईयर 24-25 में आपसे पूछ रहा है। असेसमेंट ईयर 24-25 कौन सा है, प्रीवियस असेसमेंट ईयर। ये जो आप ITR फाइल कर रहे हो ये कौन से असेसमेंट ईयर की है, 25-26 की है। इसका मतलब सबसे पहले हमसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि प्रीवियस असेसमेंट ईयर में क्या आपने न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट किया था। अच्छा एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम हो गई है एंड उससे आपको ऑप्ट आउट करने के लिए फॉर्म फाइल करना होता है। तो लास्ट ईयर क्या आपने न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया था। मेरा जो केस है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ध्यान कीजिए, हमने लास्ट ईयर भी न्यू रिजीम में फाइल की थी, करंट ईयर भी हम न्यू रिजीम में ही फाइल करेंगे। इसका मतलब लास्ट ईयर हमने ऑप्ट आउट न्यू रिजीम से नहीं किया था। अगर ऑप्ट आउट नहीं किया तो हम यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे नो, हमने ऑप्ट आउट नहीं किया। अब यहाँ पे आपको अपने केस के अकॉर्डिंग काम करना है। जब आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेंगे तो डू यू विश टू, अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर। क्या आप करंट असेसमेंट ईयर यानी असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 एंड 26, ये हमारा करंट असेसमेंट ईयर है। इस असेसमेंट ईयर के अंदर क्या आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो। आंसर इज नो, हम इसमें ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते, हम न्यू रिजीम में ही रिटर्न फाइल करेंगे। तो हम यहाँ पर भी नो सेलेक्ट करेंगे, सॉरी यस कर दिया मैंने, अब नो करना पड़ेगा हमको। यहाँ क्या करना है, नो करना है। ठीक है, जब आप नो कर देंगे यहाँ पर, अब आपकी जो कैलकुलेशन होगी इस एक्सेल यूटिलिटी के अंदर वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, इस चीज़ का आप
ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बार ब्रीफली गाइड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं कि आपको फॉर्म 10 IEA कब फाइल करने की ज़रूरत है करंट ईयर में। देखिए, फॉर्म 10 IEA की रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है, हैव यू ऑप्ट आउट फ्रॉम न्यू टैक्स रिजीम इन असेसमेंट ईयर 24-25। क्या आपने 24-25 में न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया था? आपके पास आंसर आएगा यस, हमने ऑप्ट आउट किया था। इसका मतलब ओल्ड रिजीम में आपने रिटर्न फाइल की थी। नो मतलब ऑप्ट आउट नहीं किया था, न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल की थी। नॉट एप्लीकेबल का मतलब ये है कि आपने उस असेसमेंट ईयर में ITR 1 और 2 फाइल की है, PGBP की बिजनेस की कोई इनकम आपकी नहीं थी, इसलिए आपने नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया। अगर आपका आंसर आता है यस, यस का मतलब क्या है कि असेसमेंट ईयर 24-25 में आपने ओल्ड रिजीम से रिटर्न फाइल की है। उस केस में आप ये बताइए, क्या करंट ईयर में आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं? मतलब अगर आपने एक बार ओल्ड रिजीम चुन लिया लास्ट ईयर, इस वाले केस में करंट ईयर में क्या आप ओल्ड रिजीम में ही रहना चाहते हैं, सेम रिजीम में रहना चाहते हैं? अगर आप सेम रिजीम में रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डू यू वांट टू चेंज द रिजीम? क्या आप रिजीम चेंज होकर के अब नई रिजीम में जाना चाहते हैं? अगर आपका आंसर आता है यस, तो उस केस में आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा असेसमेंट ईयर 25-26 में। अगर आपका आंसर आता है नो, हम तो लास्ट ईयर भी ओल्ड रिजीम में थे, करंट ईयर भी ओल्ड रिजीम में ही जाना चाहते हैं, उस केस में आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है जी सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ अगर हमने प्रीवियस ईयर में हैव यू ऑप्ट आउट फ्रॉम न्यू रिजीम, नहीं आपने ऑप्ट आउट नहीं किया, आप न्यू रिजीम से फाइल किया था, हमारा केस इसी में फॉल करेगा, भाई आपको दिखाऊंगा मैं। नहीं, हमने ऑप्ट आउट नहीं किया। डू यू वांट टू चेंज द रिजीम इन AY 25-26? हमारा आंसर आ रहा है नो। अब जो मेरा केस है, जो ITR मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो हमारा केस कौन सा है? हमने लास्ट ईयर भी नो, हमने ऑप्ट आउट नहीं किया था, एंड करंट ईयर भी हम चेंज, क्या आप रिजीम चेंज करना चाहते हो? नहीं, हम रिजीम चेंज करना नहीं चाहते हैं। तो क्या हमको फॉर्म 10 IEA फाइल करना है? नहीं करना है, ठीक है। तो इसको जूम इन करते हैं एंड यहाँ पे हम देखेंगे नो फॉर्म रिक्वायर्ड इन असेसमेंट ईयर 25 एंड 26। लेकिन लास्ट ईयर हमारी ओल्ड रिजीम थी, इस ईयर हम चाहते हैं कि हम न्यू रिजीम में आ जाएं। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि एक बार आप ओल्ड रिजीम लास्ट ईयर थी, अब न्यू रिजीम में आ गए, अब आप फ्यूचर में दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे अगर आपकी बिजनेस इनकम ही रहती है तो फ्यूचर में कभी भी आप दोबारा से ओल्ड रिजीम में नहीं जा पाओगे। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन, बिकॉज आप रिजीम चेंज करने जा रहे हो तो आपको फॉर्म 10 IEA करंट ईयर में दोबारा से फाइल करना होगा, ठीक है। फॉर्म 10 IEA रिक्वायर्ड फॉर AY 25-26। लास्ट क्वेश्चन आता है नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल तब आएगा जब आप लास्ट ईयर ITR 1 और 2 में थे, अब आपकी बिजनेस इनकम हो गई है। तो क्या आप ऑप्ट आउट होना चाहते हैं न्यू रिजीम से? अगर आप ऑप्ट आउट होना चाहते हैं तो उस केस में 10 IEA आपको फाइल करना होगा। लेकिन अगर आप न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट नहीं होना चाहते तो कुछ भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज न्यू रिजीम जो है वो आपकी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है, तो आपको कोई फॉर्म 10 IEA फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइंड मैप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपकी हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि कहीं आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करने की ज़रूरत तो नहीं है इस बार। देखो सिंपल सा अगर मैं लॉजिकली समझाऊँ ना तो 2 पॉइंट में आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है कि न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है असेसमेंट ईयर 24-25 से, और अभी 25-26 में भी न्यू रिजीम डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। इन असेसमेंट ईयर 25-26 फॉर्म 10 IEA नीड टू फाइल इफ़ रिजीम नीड टू चेंज। अगर आपको रिजीम चेंज करनी है तब आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको फॉर्म 10 IEA दोबारा से फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पिछले साल भी ओल्ड रिजीम में थे, करंट ईयर भी ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हो, आपको फॉर्म 10 IEA फाइल नहीं करना। अगर आप पिछले साल न्यू रिजीम में थे, जो मेरा केस है, और करंट ईयर भी न्यू रिजीम में ही रहना चाहते हो, तब भी आपको कोई फॉर्म 10 IEA फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिजीम स्विच करना चाहते हो तब आपको ये फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये माइंड मैप हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, हमने यहाँ पर अपना सिलेक्शन कर दिया है अकॉर्डिंगली अवर केस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है कि आर यू फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द 7th प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 139(1). अब 7th प्रोविजो क्या बोलता है? 7th प्रोविजो में कई सारी कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे ये कंडीशंस दी हुई हैं
इसके अंदर क्या क्या कंडीशन है कि आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो है आपने डिपॉजिट कराया है अपने बैंक में, आपने कोई एक्सपेंस किया है 2 लाख से ज़्यादा का फॉरेन ट्रैवल के ऊपर, 1 लाख से ज़्यादा का आपका बिजली का बिल आया पूरे ईयर का, या फिर आपकी जो टोटल सेल ग्रॉस रिसीट है वो 60 लाख को क्रॉस हो गई है, ग्रॉस रिसीट जो है प्रोफेशन की 10 लाख को क्रॉस हो गई है, आपका TDS जो डिडक्ट हुआ है वो 25,000 से ज़्यादा का हुआ है, द डिपॉजिट इन 1 और मोर सेविंग बैंक अकाउंट में आपने 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट कर दिया है। तो सर हमारे केस में तो हमारा 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करो फिर तो यस करके। नहीं, यहाँ आपको तभी सेलेक्ट करना है जब आप देखो इस नोट को ध्यान से पढ़ो, टू बी फिल ओनली इफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन नंबर 139(1). सेक्शन नंबर 139(1) के अंदर आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है, बट 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल करने की जरूरत है। उस केस में आपको ये फिल करना होता है। अब सर ये 139(1) क्या बोलता है? 139(1) ये बोलता है कि अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या HUF है और आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर हम बात करें ओल्ड रिजीम में है 2.5 लाख रुपीज़, न्यू रिजीम में है 3 लाख रुपीज़। अगर आपकी टोटल इनकम इस लिमिट को क्रॉस कर जाती है, इन दैट केस आपका 139(1) में केस फॉल होगा। लेकिन लेट सपोज मेरी तो सर इनकम ही नहीं है, मेरा तो लॉस ही लॉस है, मेरा तो बिजनेस है, 1 करोड़ की टर्नओवर तो है लेकिन मेरे को बिजनेस में तो लॉस ही लॉस है, कोई मेरे को प्रॉफिट ही नहीं है। उस केस में आपको रिटर्न फाइल करनी है 139(1) के अकॉर्डिंग नहीं, 7th प्रोविजो के अकॉर्डिंग। कौन सा क्लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा? आपकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 60 लाख को क्रॉस हो चुकी है, ये वाला क्लॉज, तब आपको यस करके यहाँ सेलेक्ट करना है। लेकिन हमारे ऊपर तो जो 139(1) का जो नॉर्मल प्रोविज़न है वही यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। अब नॉर्मल प्रोविज़ो क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोविज़न ये बोलते हैं 2.5 लाख से हम न्यू रिजीम में तो 3 लाख की लिमिट लगेगी, 3 लाख से ज़्यादा की टोटल इनकम है। अरे भाई हमारी इनकम तो बहुत ज़्यादा है, हमारी इनकम अगर आप देखेंगे तो हमारी इनकम तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर दिखेगी। कितनी है टोटल इनकम? 35 लाख है हमारी टोटल इनकम। तो हम तो 139(1) में फॉल हो जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। अब ये चीज़ भी एक टेक्निकल चीज़ होती है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है, आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन नंबर 115H एप्लीकेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट। अब 115H किस चीज़ का होता है मैं ब्रीफ कर देता हूँ, ज़्यादा डीप ड्राइव इसमें नहीं जाएंगे। 115H ये बोलता है कि जब एक नॉन रेजिडेंट, जैसे आप इंडिया के बाहर रहे, 20 ईयर्स आपने इंडिया के बाहर जॉब की, आपने इंडिया के बाहर अपनी एसेट्स बनाई, इंडिया के बाहर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, उसके बाद आप आ जाते हो इंडिया में। अब इंडिया में जब आओगे तो जो बाहर की एसेट हैं उनके ऊपर इनकम जो अराइज हो रही है उसकी टैक्सेबिलिटी जो है वो किस तरीके से होती है, वो बाहर ही होती है। तो इंडिया में वो इतना टैक्सेबल नहीं होती है। तो उस केस में आपको बेनिफिट अगर उसका क्लेम करना है तो आपको अपनी ITR फाइल करनी होती है, प्लस अपने AO को रिटर्न में एक एप्लीकेशन देनी होती है। तो क्या आप वो बेनिफिट लेना चाहते हो सेक्शन 115H का? अगर लेना चाहते हो तो यस करो, अदरवाइज नो करो। तो बेसिकली जो नॉन रेजिडेंट अब इंडिया में आए हैं उनके ऊपर ये प्रोविज़न 115H का अप्लाई होता है। नॉर्मल इंडिविजुअल के ऊपर जो इंडिया के ही रेजिडेंट है उनके ऊपर ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा, तो आप नो ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर यू गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड एज पर सेक्शन नंबर 5A। अब सर ये पोर्टुगीज सिविल कोड क्या होता है कोई नहीं समझाता, आप यूट्यूब पे देख लेना, काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको बोल देंगे नो कर दीजिए। लेकिन अगर मेरी ये वीडियो कोई गोवा से देख रहा है, अगर मेरी वीडियो कोई ये दमन दीव नागर हवेली से देख रहा है, तो भाई ध्यान रखिए, अगर आप इन 2 जगह के 2 यूनियन टेरिटरी के रेजिडेंट हैं, गोवा के दमन दीव एंड दादर हवेली, तो उस केस में आपको यहाँ पर यस करना होता है। अब वहाँ पर थोड़े से लॉ ना अलग चलते हैं, पोर्टुगीज सिविल कोड थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। उसके अंदर होता क्या है, सैलरी इनकम के अलावा जो भी इनकम है, लेट सपोज आपने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, आपने होटल खोला हुआ है, आपने हॉस्टल खोला हुआ है, Airbnb है आपका, तो उससे आपको इनकम अराइज हो रही है। अब उसमें जो भी इनकम अराइज होगी अपार्ट फ्रॉम सैलरी, जो भी इनकम आपको अराइज हो रही है वो हस्बैंड और वाइफ के अंदर जो है वो 50-50 डिवाइड हो जाती है। ये होते हैं पोर्टुगीज सिविल कोड के लिए। इसके लिए एक शेड्यूल होता है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अगर आप उस स्टेट के रेजिडेंट हैं तो उस केस में आपको गोवा दमन दीव में आपको यस करना है, और जो शेड्यूल है वो शेड्यूल भी आपको ज़रूर फिल करना है। उसमें आपको, अब आप जो ITR फाइल करेंगे, अगर आप एक गोवा के रेजिडेंट हैं तो आपको अपने शेयर की जो इनकम, आपका जो शेयर है वो यहाँ पर रिपोर्ट करना है। खाली आपकी जो रेस्टोरेंट से इनकम आती है वो आप अपने PGB में अपना शेयर रिपोर्ट करेंगे, ना कि टोटल इनकम ऑफ रेस्टोरेंट।
ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोवा और दमन दीव के रेजिडेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। हाँ जी, अब रिप्रेजेंटेटिव असेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कई बार डाउट आता है कि सर हमारी फैमिली में जो है वो डेथ हो गई है, कि फादर की, ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो उस केस में रिटर्न कौन फाइल करेगा? उस केस में रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव असेसी को फाइल करनी होती है। और रिप्रेजेंटेटिव असेसी जो कि एक लीगल हेयर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। अब लीगल हेयर जो है या वो अपनी रिटर्न फाइल कर, वो अपने पेरेंट्स की या किसी और की रिटर्न फाइल कर रहा होगा जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो यहाँ पे उनको यस करना होता है और अपनी डिटेल यहाँ पर देनी होती है। आपको यस करना है यहाँ पर। उसके बाद आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना नेम देना है आपको कैपेसिटी बतानी है। कैपेसिटी क्या है? लीगल हायर मैंने आपको बताया, जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह अगर एक्सपायर हो गए तो लीगल हायर में आप जाएंगे। मैनेजर अगर आप हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। गार्जियन अगर आप हैं तो आप गार्जियन, अदर है तो अदर भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी डिटेल देनी होगी, पैन नंबर, आधार नंबर और एड्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हम यहाँ पर नो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जाएंगे वेदर यू आर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इफ़ येस प्लीज़ फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप प्रीवियस ईयर में किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको यहाँ पर येस करना है और उस इन्फॉर्मेशन देना है। नेम ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, पैन नंबर, वेदर वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, और डिन नंबर आपको यहाँ पर अपना देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो है वेदर यू हैव हेल्ड एनी, नहीं पार्टनरशिप वाला है। वेदर यू आर अ पार्टनर इन अ फर्म, इफ़ येस प्लीज़ फर्निश द डिटेल। अगर आप पार्टनर हैं तो यहाँ येस कीजिए और पार्टनरशिप फर्म की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होगी, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर सकते हैं अगर आप पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर यू हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इफ़ येस प्लीज़ फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है और मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के, लोग क्या करते हैं ना, एक्चुअली टैक्स पेयर को पता भी नहीं होता, आपने अपने मदर और अपने फादर, अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर, अपने स्पाउस को के साथ में मिलकर के एक कंपनी आपने बना ली और उस कंपनी में शेयर होल्डिंग भी दे दी। आपने अपनी मदर को दे दी, फादर को दे दी, पेरेंट्स को दे दी। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स उसी को बोला जाता है जो शेयर मार्केट पर लिस्टेड नहीं है। जो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स आपने दिए वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो गए। अब वो जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स आपने दिए आपकी वाइफ को, आपके पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को, उनकी आईटीआर जब आप फाइल करेंगे तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होगी उनकी। और बहुत सारे लोग इसको स्किप करते हैं। यहाँ पर आपको अनलिस्टेड शेयर्स अगर आपने हेल्ड किए हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कभी भी आपने किए हों, तो अगर एक दिन के लिए भी आपने रखी है शेयर होल्डिंग अपने पास, तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी होगी। नेम ऑफ द कंपनी, टाइप ऑफ द कंपनी, पैन नंबर देना है कंपनी का, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में आपने वो शेयर जो है वो सब्सक्राइब किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना है, इशू प्राइस क्या है, इन केस ऑफ फ्रेश इशू अगर है तो इशू प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है इन केस ऑफ परचेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अगर किसी पुराने शेयर होल्डर से लिए हैं तो परचेज प्राइस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर आ जाएगा, अगर कुछ ट्रांसफ़र किया है आपने, अगर नहीं किया तो कुछ नहीं आएगा। शेयर एक्वायर में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी और क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काफ़ी लोग स्किप करते हैं। अगर आपने अनलिस्टेड शेयर होल्डिंग होल्ड की है, शेयर मार्केट की शेयर है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी आपको। लिस्टेड शेयर जो है ना, जो NSE BSE पे लिस्टेड है, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती। अनलिस्टेड शेयर्स, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने खोली है उसके शेयर्स आपके पास है तो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाता है वो है इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, क्या कोई इंडिया में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो आपको यहाँ देना होता है। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इज़ देयर एनी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया। अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया आया है, अभी रिसेंटली जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया के अंदर मानी जाएगी एक फॉरेन कंपनी की अगर एक स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा उसके यूज़र हो जाते हैं या फिर उसकी जो पेमेंट है वो 3 करोड़ की है। आई एम नॉट 100% श्योर, बट 3 करोड़ यह है या 300 करोड़ है, 3 करोड़ है, 3 करोड़ है। 3 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट अगर है तो उस केस में आपका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस माना जाएगा इंडिया के अंदर, तो तब आपको यहाँ येस करना होगा। फॉरेन कंपनीज़ के केस में होता है ये, नॉर्मली आपको यहाँ कुछ नहीं करना होता। वेदर यू आई FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं, अगर आप वो हैं तो आप येस करके अपना सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा। लीगल आइडेंटिटी, अच्छा ITR 3 जो है ना वो बहुत डिटेल ITR होती है और हर किसी इंडिविजुअल पे अप्लाई हो जाएगी।
पहली चीज़ तो ये इंडिविजुअल फाइल करेगा। ITR 3 कंपनीज़ के लिए नहीं होती, कंपनीज़ के लिए ITR 6 होती है। ITR 3 जो है वो इंडिविजुअल के है, लेकिन हर काइंड ऑफ इंडिविजुअल इसमें आता है, इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ITR 2 में भी नहीं मिलती है, लेकिन बड़ी रिटर्न है, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर आपको ये अप्लाई करना होगा। ये कंसेप्ट अभी रिसेंटली इनकम टैक्स में आया है। अगर आपका रिफंड 50 करोड़ से ज़्यादा का बनता है तो आपको लीगल आइडेंटिफायर नंबर जो है वो लेना होगा। उसके बाद बारी आती है ऑडिट इन्फॉर्मेशन की। बहुत ही ध्यान से अब इसको समझिएगा, ऑडिट इन्फॉर्मेशन आपको किस तरीके से फिल करनी है। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है, आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट एज पर सेक्शन नंबर 44AA। क्या 44AA के अकॉर्डिंग आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए लायबल है या नहीं है? एक आंसर दूं आपको, कोई भी आपको नहीं बताता इसके अंदर की कंडीशंस। यहाँ येस करना है, नो करना है, नहीं बताया जाता है। मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको इसका एक चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट की हेल्प से आपको समझाता हूँ कब आपके लिए मैंडेटरी होता है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। ध्यान से देखिएगा, ITR 3 अगर आप फाइल कर रहे हैं और आप अंदाजे से यस और नो करेंगे तो आप ब्लंडर कर रहे हैं। आपको कमांड होनी चाहिए। ITR 3 इज़ नॉट जस्ट अ फॉर्म। ये जो आपने पढ़ा है, जो आपके प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स के, उसका समराइज फॉर्म होता है। यहाँ आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा कि 44AA में क्या लिखा हुआ है, बट 44AA आपको पता होना चाहिए। 44AA बोलता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD, 44ADA, 44AE या और भी सेक्शंस हैं, अगर आप 44AD को उनको ऑप्ट करते हैं और अपना जो इनकम है, जो अपने प्रॉफिट्स हैं, वो उन सेक्शन की लिमिट से ज़्यादा दिखाते हैं, जैसे 44AD में आप दिखाते हैं 10% प्रॉफिट, तो 8% से ज़्यादा हो गया। 44ADA में आप दिखाते हैं 60% प्रॉफिट, तो वो भी आपका 50% आपको दिखाना होता है, उससे ज़्यादा हो गया। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा दिखाते हैं तो आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली चीज़ तो आप ये नोट कर लीजिए। ऑब्वियसली आपकी जो टर्नओवर है वो उस लिमिट के अंदर होना चाहिए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर भी एक टर्नओवर लिमिट होती है, उस टर्नओवर के अंदर आपका जो है टोटल टर्नओवर होना चाहिए। एंड प्रॉफिट जो है वो आपके प्रॉफिट उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होने चाहिए, तब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टर्नओवर के बेसिस पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हो और उस रेट के अकॉर्डिंग टैक्स दे सकते हो। अदरवाइज आपको ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड है आपके लिए, अगर आप इस लिमिट से कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे, एंड यहाँ पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अदर देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। अदर देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, अगर आपका एक स्पेसिफिक प्रोफेशन है, अब ये प्रोफेशन ध्यान रखिएगा, ये प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से प्रोफेशन? लीगल प्रोफेशन है। लीगल प्रोफेशन के अंदर क्या क्या कवर होगा सर? लीगल के अंदर आपका कवर हो जाएगा जो एडवोकेट सर्विसेज देते हैं वो। सेकंड, डॉक्टर की सर्विसेज। थर्ड है अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कवर हो जाएंगे, टैक्स प्रोफेशनल्स भी कवर हो जाएंगे, नॉर्मल अकाउंटेंट जो होते हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जॉब की बात नहीं हो रही यहाँ, प्रोफेशन की बात हो रही है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंजीनियर, इसके अंदर कवर हो जाएंगे। आर्किटेक्चर कवर हो जाएंगे। IT कंसल्टेंसी आप देते हो, वेबसाइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो इसमें कवर हो जाएगा। इंटीरियर डेकोरेटर यहाँ पर कवर हो जाएंगे, और फिल्म आर्टिस्ट कवर हो जाएंगे। फिल्म आर्टिस्ट में कौन कौन यहाँ कवर होगा, ध्यान से नोट कीजिएगा। फिल्म आर्टिस्ट के अंदर आपका एक एक्टर कवर हो जाएगा, कैमरामैन कवर हो जाएगा, डायरेक्टर इंक्लूडिंग असिस्टेंट डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर इंक्लूडिंग असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर, और आर्ट डायरेक्टर इंक्लूडिंग असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर इंक्लूडिंग असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिटर, सिंगर, लिरिस्ट, सॉन्ग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर एंड ड्रेस डिज़ाइनर। ये सभी प्रोफेशन की कैटेगरी के अंदर फॉल होंगे। अगर आपका ये प्रोफेशन है कोई सा भी और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा रहे हो, ध्यान से बात को नोट कीजिए, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहे हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44ADA लगता है प्रोफेशनल्स के लिए, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है दैट इज़ 44ADA। अगर आप उसके अंदर जा रहे हो तो और आपकी ग्रॉस रिसीट्स उस लिमिट के अंडर है तो रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप अदर देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हो और आपका प्रोफेशन है ये, तो आपके लिए मैंडेटरी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। अगर आपका स्पेसिफिक प्रोफेशन नहीं है तो अदरवाइज के केस में आपका अगर ओल्ड सेटअप है
तो उस केस में आपकी जो इंडिविजुअल और एचयूएफ की लिमिट होती है वो होती है, इनकम आपकी है 2,50,000 से ज़्यादा या आपकी सेल है 25 लाख से ज़्यादा इन एनी वन ऑफ थ्री प्रीवियस ईयर, पिछले 3 में से किसी भी एक साल के अंदर अगर 25 लाख से ज़्यादा कि 2,50,000 से ज़्यादा की इनकम और सेल 25 लाख से ज़्यादा की है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो आपके लिए मैंडेटरी है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। ठीक है, तो हमारा वैसे ओल्ड सेटअप है, हमारे ऊपर यही कंडीशन लगेगी। हमारा केस अगर आप देखेंगे, टर्नओवर देखेंगे हमारी कितनी है भाई, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है हमारी, तो 1 करोड़ से ऊपर हमारी टर्नओवर है। तो आप आंसर दीजिए, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे मेंटेन करने हैं या नहीं करने हैं? बताओ, हमारे ऊपर ये केस अप्लाई हो रहा है, हम इसमें फॉलो हो रहे हैं। प्रोफेशन तो है नहीं हमारा, कोई नॉर्मल बिजनेस है, ओल्ड सेटअप है हमारा इन एनी वन ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर। तो लास्ट ईयर का ही आप देख लो, लास्ट ईयर में कितना है आपका इनकम 2,50,000 ज़्यादा, सेल 25 लाख से ज़्यादा, तो सेल हमारी कितनी है 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो सेल वाले के अंदर ही हम फॉल हो गए, किसी में भी फॉल हो गएगा तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर अदरवाइज़ की बात करें, अदरवाइज़ में कौन आएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, LLP, ट्रस्ट वगैरह आ जाएंगे। उस केस में जो लिमिट लगती है वो कितनी लगती है, 1,20,000 से ज़्यादा इनकम और सेल 10 लाख से ज़्यादा इन एनी ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर। तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी है यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना। नाउ ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका न्यू सेटअप है, देखो न्यू सेटअप में डिफरेंस क्या होगा, न्यू सेटअप में आप एनी वन ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर बोल ही नहीं सकते, बिकॉज आपका सेटअप ही न्यू है, तो आप एनी 3 प्रीवियस ईयर कैसे बोल सकते हो। अगर आपका न्यू सेटअप है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है और सेल आपकी 25 लाख से ज़्यादा है, लाइकली टू क्रॉस लिमिट। अगर जैसे करंट ईयर में आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको लग रहा है कि मेरी जो सेल है वो 25 लाख को क्रॉस हो जाएगी, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बना करके चलने हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी इनकम 2.5 लाख को एक्सीड कर जाएगी, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बना करके चलने हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। कंपनी LLP या अदरवाइज जो है वहाँ 1,20,000 इनकम और सेल जो है वो 10 लाख से ज़्यादा की है, लाइकली टू क्रॉस इन करंट ईयर, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलने होंगे। यहाँ पर ये लिमिट्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं जब आप यहाँ पर कितना आसान है ना, कितना आसान लगता है ये फॉर्म कि खाली यस कर दो और नो कर दो अपनी मनमर्जी से, बट अपनी मनमर्जी से करोगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको। अगर मैंने यहाँ यस किया तो उस यस का एक रीज़न है, मैंने पूरा ये जो फ्लो चार्ट, ये जो माइंड मैप है, ये मेरे अंदर एक बार दौड़ा कि क्या है वो, क्या है, क्या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, नहीं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं है, अदर देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। अदर देन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है तो उसमें कौन सा, क्या स्पेसिफिक प्रोफेशन है, नहीं स्पेसिफिक प्रोफेशन तो नहीं है, अदरवाइज है। अदरवाइज में क्या ओल्ड सेटअप है, न्यू सेटअप है, ओल्ड सेटअप है। ओल्ड सेटअप में देख लो पिछले 3 ईयर, इंडिविजुअल है कि अदरवाइज है, इंडिविजुअल का केस कर रहे हैं हम, ITR 3 इंडिविजुअल पे लगती है। तो अब उसके केस में देखो सेल कितनी है, सेल 1 करोड़ है तो सेल की लिमिट 25 लाख है, तो 25 लाख को क्रॉस होगी, इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना हमारे केस में मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, तो ये माइंड मैप हमारे दिमाग में जब चलेगा तब हम इसको अच्छे से येस और नो कर पाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आता है आपका कैश बुक, जर्नल, लेजर, स्टॉक रजिस्टर, सेल इनवॉइस, परचेज बिल, सेल बिल्स। अब ये तीनों जो है ये आपको फिजिकल कॉपी में चाहिए होते हैं। बाकी ये जो रजिस्टर हैं आपके, ये सारे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आजकल बन जाते हैं, उसमें आप बना सकते हो। कब तक ये डेटा मेंटेन करके रखना होगा आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है आपका 25-26, ठीक है। 24-25 का डेटा मैं आपको, देखो अगर फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर बोल लो या प्रीवियस ईयर बोल लो, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का डेटा अगर कोई आपसे पूछे कब तक मेंटेन करके चलना है, 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। अब इसका असेसमेंट ईयर कब एंड होगा मुझे आप आंसर दीजिए। इसके लिए असेसमेंट ईयर लगेगा 25 एंड 26। वो 25-26 कब एंड हो रहा है, 31/3/2026 को एंड हो रहा है। इसमें आप प्लस कीजिए कितने ईयर, 6 ईयर्स ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 26 + 6 32, यानी 31/3/2032 तक आपको ये डेटा मेंटेन करके चलना होगा इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। इस ईयर का डेटा 24-25 का डेटा, ठीक है। लेट सपोज जो लास्ट ईयर है आपका ये वाला, इस ईयर में आपको नोटिस आ जाता है, ये टाइम पीरियड ख़त्म होने से पहले आपको 137 का जो है
असेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो आप कब इसको एक्सपायर कर सकते हैं? तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी अंटिल कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। इसके बाद हो सकता है आपका 5 ईयर और लग जाए असेसमेंट में, तो आपको नेक्स्ट 5 ईयर तक भी मेंटेन करके रखना होगा वो डेटा, अगर असेसमेंट आपकी रीओपन हो जाती है सेक्शन 147 में। अगर इस पीरियड के अंदर असेसमेंट रीओपन नहीं होती तो आप इन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, बट देयर आर अदर लॉज एज वेल। मेंटेन करके जितना आप लंबा रख सकते हैं रखिए। जीएसटी के अंदर भी इतना ही टाइम पीरियड ऑलमोस्ट है और इनकम टैक्स के अंदर भी इतना ही टाइम पीरियड है, तो इतना तो आप मेंटेन करके ज़रूर रखिए, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट से जुड़ी हुई काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हमने की हैं आज के इस वाले सेशन में। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस येस और नो के पीछे भी एक बहुत बड़ा माइंड मैप है जो काम करता है। उसके बाद बारी आती है वेदर असेसिस डिक्लेयरिंग इनकम ओनली सेक्शन 44A। क्या आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं? आंसर इज़ येस और नो। तो नहीं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हम नहीं जाना चाहते, बिकॉज हमने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन किए हुए हैं, तो नॉर्मल तरीके से हम अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नो वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल या टर्नओवर ग्रॉस रिसीट ऑफ बिजनेस इज बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़। हमारी टर्नओवर कितनी है बताइए? 1 करोड़ से ज़्यादा ही है। कितनी टर्नओवर है बताइए? 1 करोड़ 7 लाख है। तो क्या 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में टर्नओवर है? तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है, एक ऑप्शन है इफ नो वेदर ड्यूरिंग द ईयर टर्नओवर ग्रॉस रिसीट ऑफ बिजनेस इज बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़। यस, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा यस। हमारी जो टर्नओवर है वो बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़ है, तो हमने यहाँ पर यस कर दिया। अगर आपकी टर्नओवर कम है तो आपको 1 करोड़ से कम है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है नो, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सेलेक्ट करना है नो, टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़। तो जो भी एप्लीकेबल है हमारे ऊपर ये एप्लीकेबल है, हमने यस सेलेक्ट कर दिया। देन सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इफ़ यस इज सेलेक्टेड, हमने यस सेलेक्ट किया है। अब ध्यान से पढ़िएगा, वेदर aggregate of all amount received including amount received for sale, turnover or gross receipt or on capital account like capital contribution, loan etc. during the previous year in cash or non-account pay check DD does not exceed 5% of the said amount। क्या आपको जो कैश में रिसीट मिला है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर कैपिटल अकाउंट, ग्रॉस रिसीट, सेल, टर्नओवर, क्या वो 5% से कम है? हाँ जी, 5% से कम है। जो भी हमको रिसीट्स मिली है सारी रिसीट्स हमारी बैंक के अंदर हमको मिली है, कोई भी कैश में रिसीट नहीं मिली है। हम यहाँ पर येस सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपने पेमेंट की है, वेदर ऑल पेमेंट और एक्सपेंसेस, जो भी आपने पेमेंट की, परचेज से जुड़ी हुई, एक्सपेंस से जुड़ी हुई जो भी पेमेंट की है, डेप्रिसिएशन तो पे होगा नहीं, सैलरी पे की, क्या ये बैंकिंग चैनल से पे की है, क्या ये इट डज नॉट एक्सीड, उसमें जो कैश है वो डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेड पेमेंट। तो यहाँ पर भी येस आपको करना है अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट की है, ठीक है। तो हमारा ये जो पूरा बिजनेस है, मतलब सारी बैंकिंग चैनल से काम होता है, कैश में काम ना के बराबर है, कैश में कोई काम नहीं है, सारा हमारा ऑनलाइन चैनल से काम होता है, तो इसीलिए हम नो और नो करेंगे। अब इससे होगा क्या, हमारी जो टर्नओवर लिमिट है टैक्स ऑडिट की वो 10 करोड़ सेट कर दी जाएगी, ठीक है। 10 करोड़ टर्नओवर लिमिट है ऑडिट के लिए, इसीलिए आप देखेंगे हमारे केस में 1 करोड़ 7 लाख है। टैक्स ऑडिट की 2 लिमिट है, एक है 1 करोड़, एक है 10 करोड़। 1 करोड़ की टर्नओवर लिमिट तब लगती है जब आप कैश में ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं सारा का सारा तो ये जो लिमिट है वो 10 करोड़ हो जाती है। हमारे केस में अब वो 10 करोड़ लिमिट हो चुकी है, इसीलिए हम विदाउट ऑडिट अपना केस जो है वो आज फाइल करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खाली येस और नो करने से काम नहीं चलता, यू नीड टू अप्लाई योर माइंड कि भाई येस कर रहा हूँ तो उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मूविंग फर्दर, आर यू लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट अंडर 44AB, क्या आप टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल हैं? नहीं जी, हम यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। टैक्स ऑडिट डिटेल हमको फिल करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा। नाउ वी विल मूव फर्दर। ऑडिट इन्फॉर्मेशन हमारा हो गया है। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा ये रहा, इफ लाइबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट मेंशन द डेट ऑफ फर्निश ऑफ ऑडिट रिपोर्ट प्लीज सी इंस्ट्रक्शन नंबर 5। यहाँ पर आपको देना है कि कोई और ऑडिट जो है इनकम टैक्स के अंदर अगर आपका हुआ है तो वो कौन से प्रोविजन के अंदर हुआ है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, इफ लाइबल टू ऑडिट अंडर
एनी अदर एक्ट अदर देन इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के अलावा किसी और एक्ट में आपका अगर ऑडिट हुआ है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट करते थे, पहले हम यहाँ पर वो CGST सेलेक्ट करते थे। अगर आपका यहाँ GST के अंदर ऑडिट हुआ है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि GST के अंदर अब ऑडिट होता नहीं है। GST 9 जो जाती है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे जाती है, तो उसमें नॉर्मल जो GST 9 वाला ऑडिट है वो GST से ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए आप यहाँ पर और कई स्टॉक ऑडिट या कई और प्रोविजंस के अंदर GST में अभी भी ऑडिट है, स्पेशल ऑडिट भी GST के अंदर अभी है, तो अगर वो ऑडिट हुए हैं तो आप मेंशन करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपको GST मेंशन करने की। एक क्वेरी और आती है, सर मेरी तो कंपनी है, मैं तो डायरेक्टर हूँ, तो डायरेक्टर की मैं ITR 3 फाइल कर रहा हूँ, मेरी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ, कंपनीज एक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। गलती कर रहे हो आप। देखिए, देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। आपकी जो कंपनी है और आप हो, दोनों का एक अलग अस्तित्व है। तो यहाँ पर जब आप कंपनी की रिटर्न फाइल कर रहे हो, कंपनी की ITR 6 जाती है, ITR 3 नहीं जाती। कंपनी की ITR अलग जाती है, डायरेक्टर की ITR अलग जाती है। इंडिविजुअल के केस में ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल में जो कंपनी है वही प्रोप्राइटर है, वही कंपनी है, सेम है, वहाँ अलग अलग नहीं जाती। लेकिन कंपनी के केस में, प्राइवेट लिमिटेड के केस में या LLP के केस में एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आ जाता है। वो अलग है एंटिटी और आप अलग हो। तो अब मान लीजिए मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मैं यहाँ पर कंपनीज एक्ट सेलेक्ट कर दूँ, तो नहीं सर, आप नहीं कर सकते। आप अपनी ITR में कंपनी का ऑडिट थोड़ी शो करोगे, वो ऑडिट जो हुआ है वो कंपनी का हुआ है। कंपनी एक अलग एंटिटी है, आप तो अभी अपनी ITR फाइल कर रहे हो ना, इसलिए आप कंपनीज एक्ट यहाँ सेलेक्ट नहीं करोगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें कई बार कन्फ्यूज़न आ जाती है, तो इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया। तो यहाँ पर जब आप कंपनी का करोगे, ये सेम चीज़ आपसे ITR 6 में भी पूछी जाती है, वहाँ पे आप कंपनीज एक्ट डाल सकते हो। बट जब आप डायरेक्टर का कर रहे हो तो डायरेक्टर की ITR में आप कंपनीज एक्ट नहीं डालोगे, बिकॉज वो तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई कंपनी, और आप अलग सेपरेट लीगल एंटिटी हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होती है। एंड फिल करने के बाद एक बार वैलिडेट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो हम बढ़ेंगे आगे नेचर ऑफ बिजनेस में। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर ये ऑटो फिल होकर के आ जाएगा आपकी लास्ट ITR के बेसिस पर। आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन डालना भी मैंडेटरी है, नहीं डालोगे तो एरर आ जाएगा। तो बुक कीपिंग डाल देते हैं और कोर्सेज डाल देते हैं, बुक्स डाल देते हैं इसमें, और यहाँ पर कोर्सेज डाल देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी डाल दीजिएगा, ऑनलाइन कोर्सेज डाल देते हैं यहाँ पर। जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। एंड उसके बाद जाइए बैलेंस शीट के अंदर। यस गाइस, बैलेंस शीट शेड्यूल हमारा आ चुका है। बैलेंस शीट शेड्यूल हमको जो है अपनी बैलेंस शीट से फिल करना है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं अपने अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, ये लायबिलिटी एंड असेट बेस्ड होती है, और जो हमको बैलेंस शीट रिपोर्ट करनी होती है इनकम टैक्स में, वो सोर्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड होती है। तो अगर आप दोनों का आप टोटल मैच करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल अलग आएगा एंड वहाँ पर अलग आएगा, बिकॉज वहाँ सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड है, एंड यहाँ पर हमारा असेट एंड लायबिलिटी है। तो एक बार फिगर डालते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। जैसे कैपिटल है हमारी 24,27,058, 24,27,058, ये कैपिटल आ गई। कैपिटल के बाद हमारा आएगा फिक्स असेट्स की वैल्यू। फिक्स असेट हमको डेप्रिसिएशन शेड्यूल से लेना होगा, ग्रॉस ब्लॉक एंड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस ब्लॉक कितना है डेप्रिसिएशन शेड्यूल में मिलेगा, ग्रॉस ब्लॉक इज 7,60,060, 7,60,060, एंड डेप्रिसिएशन है 1,51,106, 151,106, 1,51,106, 608,954, इसको मैच कर लेते हैं, 608,954। उसके बाद बैलेंस विद बैंक, तो बैंक बैलेंस हमारा आएगा यहाँ करंट असेट्स के अंदर, ये बैंक बैलेंस 18,45,848, 18,45,848, एंड उसके बाद हमारी करंट लायबिलिटीज़ है 27,744। करंट लायबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर्स में हम डालेंगे 27744। उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ फंड देखिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल कितना आ रहा है। दिस इज़ द टोटल इन्वेस्टमेंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड है ये रहा, सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल ये रहा पॉइंट नंबर 5 में। सोर्सेज ऑफ फंड है 24,27,058, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड है 24,27,058।
ठीक है। तो हमारा सोर्सेज ऑफ फंड जो है एप्लीकेशन ऑफ फंड के इक्वल होना चाहिए 2427,058 2427,058 जो कि मैच कर रहा है। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर आप इस वैल्यू को अपनी बैलेंस शीट से मैच कराने जाएंगे तो वो मैच नहीं होगा। 245482 और देखिए यहाँ अलग है, बिकॉज यहाँ पर हम असेट एंड लायबिलिटी के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, यहाँ पर सोर्स एंड अकाउंट सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट बनती है। बट टोटल मैच होना चाहिए, तो टोटल सोर्स और एप्लीकेशन का मस्ट भी इक्वल होना चाहिए। नो अकाउंट केसेस में आपको डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक एंड ट्रेड और कैश बैलेंस डालना होता है, बट नो अकाउंट केस हमारा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी फिगर नहीं डालेंगे। इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। यहाँ आपको तभी डालना है जब आप नो अकाउंट बनाना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। जैसे हमने एक समझा था 44AA के अकॉर्डिंग, अगर आपका टर्नओवर कम है उस लिमिट के, या प्रॉफिट, टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों उस लिमिट के कम है, तब आपके लिए नो अकाउंट केस में आप फॉल हो सकते हैं और बिना अकाउंट बनाए भी आप अपनी ITR को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे केस में अकाउंट बनाना मैंडेटरी था, तो हमने यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको कुछ नहीं डालना है, मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग का केस है तो आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी यहाँ पर निकल के आ जाती है। बट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने P&L से। P&L में आएंगे हम। P&L में देखिए ग्रॉस रिसीट है 1,07,88,127, तो इसको हम सेल ऑफ सर्विस के अंदर डालेंगे 1,07,88,127, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एंड उसके बाद और यहाँ पर क्या आएगा, और आएंगे परचेजेस। नीचे परचेज ढूंढिए, ये रहा हमारा परचेज, नेट ऑफ रिफंड परचेज, ये रहा। परचेज की वैल्यू डालेंगे हम 56,80,000, 56,80,000 ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 12 में आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 5108,127। इसके बाद आएगा आपका टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। टर्नओवर पूछा जा रहा है, टर्नओवर जो निकालना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को एब्सोल्यूट फिगर में, जो भी आपका प्रॉफिट है या लॉस है उसको आप एब्सोल्यूट फिगर में लेकर के टोटल करेंगे, वो आपका इंट्राडे का टर्नओवर निकल के आता है। शेयर मार्केट वाली मेरी आप वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने उसकी कैलकुलेशन डिटेल में समझाई हुई है। हमारे केस में टर्नओवर ये हमने मेंशन किया हुआ है 1,86,560, 1,86,560। एंड प्रॉफिट की अगर बात करें 1 लाख का हमको यहाँ प्रॉफिट हुआ है इंट्राडे का। अब ये जो इंट्राडे का प्रॉफिट है ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, इसको जूम इन करते हैं। बाकी के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बुक कर देते हैं, जैसे रेंट, कमीशन, इंटर, ये तो आपकी अदर इनकम है। अदर इनकम कोई है? अदर इनकम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। एक्सपेंसेस में नीचे आएगा सैलरी, सैलरी एंड वेजेस के अंदर आप डालेंगे कितनी सैलरी वेजेस हैं, 36 लाख की सैलरी हमने दी है। उसके बाद नीचे ये आपसे एक यहाँ पर पूछा जाता है, इसको येस और नो जरूर कीजिएगा, वरना लास्ट में आपको एरर शो करेगा। वेदर एनी कॉम्पनसेशन इंक्लूडेड इन 2211, इस वाले पॉइंट में, ये जो आपने पूरी की पूरी कॉम्पनसेशंस दी हैं, क्या इन कॉम्पनसेशन के अंदर कोई भी आपने नॉन रेजिडेंट को कॉम्पनसेशन दिया है? अगर नॉन रेजिडेंट को आपने सैलरी दी तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट को सैलरी हमने नहीं दी है तो हम नो करेंगे। अगर आप नो नहीं करते हैं इसको तो वैलिडेशन एरर आपको शो करेगा, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, बाकी सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हम अदर के अंदर ही स्पेसिफाई करेंगे, जिसमें कि कन्वेंस से लेकर के, और ये 3 एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे यहाँ पर। ये 3 एक्सपेंसेस आ गए और इनका कितना हो गया 40,000, 50,000 एंड 1 लाख। 40,000, 50,000, 1 लाख। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेप्रीशिएशन भी मिल जाएगा, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यहाँ पे जो आपको डेप्रीशिएशन डालना है वो अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग डालना होता है, मतलब यहाँ ये अकाउंटिंग वाला डेप्रीशिएशन होता है, बट बिकॉज हमारा अकाउंटिंग का डेप्रीशिएशन और इनकम टैक्स का डेप्रीशिएशन सेम है, तो हमारे बीपी शेड्यूल के अंदर हमको दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बीपी शेड्यूल के अंदर दिखाऊंगा किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। हमारा जो डेप्रीशिएशन आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, डेप्रीशिएशन शेड्यूल में कितना आ रहा है 151, ये देखिए 151,106, 151,106, तो हम इसको डाल देते हैं 151,106। डेप्रीशिएशन डालने के बाद आप देखेंगे आपका जो प्रॉफिट है जो जाएगा, उसके अंदर प्रॉफिट कितना है 1,267,021, 1,267,021 ये इसमें आ चुका है। प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है 1,267,021, ठीक है। ये हमारा
नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। बट इस नेट प्रॉफिट के अंदर 1 लाख रुपये का जो नेट प्रॉफिट है वो इंट्रा डे से है, इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखेंगे। इसकी वर्किंग अभी हम आगे करेंगे। ओके सर, दैट्स परफेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू पार्ट ए OI। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वैसे जब आपको ऑडिट कराना है तब आपको ये शेड्यूल फिल करना होता है, बट यहाँ पर आप मर्केंटाइल कीजिए, इज देयर एनी चेंज इन अकाउंटिंग मेथड, नो कीजिए। ये जो सेलेक्ट वाले ऑप्शन 3 आपको दिख रहे हैं ना, अगर आप ये ब्लैंक छोड़ देंगे तो आपको एरर शो होगा, वैलिडेशन एरर। इसलिए यहाँ पर आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स कैसे आपने किया, वैसे हमारे केस में एप्लीकेबल भी नहीं है, तो अगर ये डिलीट होते हैं तो हम इसको डिलीट कर देंगे। बट डिलीट करके करोगे ना, लेट मी टेल यू, अगर आप डिलीट करके इसको यहाँ पे तो वैलिडेशन आपको शो करेगा, बट ये यूटिलिटी जब आप अपलोड करोगे उसके ऊपर तब आपको यहाँ पर एरर शो हो सकता है। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस, सेकेंड वाले में भी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस, तो इज़ देयर एनी चेंज इन स्टॉक वैल्यूएशन, इस पर आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी ये रिटर्न फाइल की हुई है करंट ईयर की। तो यहाँ पर हमको एरर शो हुई थी जब हमने ये इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी, तो इसीलिए आप ये डाल दो तो एरर शो नहीं करेगा आपको। इस तरीके से आप ये इन्फॉर्मेशन डालिए। बाकी इन्फॉर्मेशन ये मैंडेटरी नहीं होती है, ये आपके लिए ऑप्शनल चीज़ है। इसमें लास्ट में आप जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वेदर असेसिस एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन नंबर 92 EC। यहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइसिंग सेकेंडरी एडजस्टमेंट होती है, तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का केस यहाँ एप्लीकेबल होता नहीं है। यहाँ पर भी आपको नो करना है, ठीक है, वरना TSPA शेड्यूल की एरर आपको शो करेगा। तो ये वैसे तो ब्लैंक शेड्यूल्स हैं, बस इसके अंदर भी थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है नॉन ऑडिट के केस में। सैलरी की हमारी कोई इनकम नहीं है तो सैलरी में हम कुछ भी इनकम फिल नहीं करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमारी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम इनकम फिल करेंगे। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, उसके बाद टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, नेक्स्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी आप खुद हैं तो आप सेल्फ यहाँ सेलेक्ट करेंगे। क्या प्रॉपर्टी को ओन्ड है तो यस करके आपको शेयर देना होगा। अगर को ओन्ड नहीं है आपकी 100% तो यहाँ नो कीजिए, 100% आपका शेयर आ जाएगा। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाई, लेट आउट या डीम लेट आउट। हमारा केस लेट आउट हमने किया तो हम लेट आउट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ टेनेंट, पैन, आधार, पैन नंबर देना यहाँ पर ज़रूरी तब है जब आपका TDS काटा है टेनेंट ने। अब टेनेंट TDS कब काटता है, अगर आपको 50,000 से ज़्यादा का रेंट जो है आप चार्ज करते हैं तो टेनेंट जो है TDS आपका काटेगा, और अगर आप उस TDS को क्लेम करेंगे तो उस केस में आपको यहाँ पर पैन नंबर देना मैंडेटरी होगा अपने टेनेंट का। ग्रॉस रेंट रिसीव कितना है आपको, अपने हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम जाएंगे 4,80,000। उसके बाद अमाउंट पे टू लोकल अथॉरिटीज़ को कितना आपने पे किया, 7,800। एंड उसके बाद हमारा क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, बाकी हमारी इनकम टोटल आ जाएगी यहाँ पर 330,540 हमारी टोटल इनकम यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, बोरोड कैपिटल भी हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आपका कोई दूसरा हाउस है तो ये दूसरे हाउस की इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हो। और ज़्यादा हाउसेज हैं आपके पास तो यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी आप ऐड कर सकते हो। 2 प्रॉपर्टी ऑलरेडी ऐड हो रखी है यहाँ पर, आप और भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी एक ही प्रॉपर्टी थी, उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। बाकी जो डिटेल्स हैं एड्रेस वगैरह की वो हम एक बार फिल कर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ हाउस प्रॉपर्टी शीट के बाद अब हम आ चुके हैं BP, बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो कंपटीशन होती है वो यहाँ पर होती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से चेक करनी है। सबसे पहला प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, 12,67,021 का प्रॉफिट आ रहा है। इसमें से 1 लाख का प्रॉफिट आपका कौन सा है, ये ऑटोमेटिकली आएगा, जो आपने इंट्राडे में डाला था तो ये 1 लाख का ये आ गया। 1 लाख का आपका है स्पेकुलेटिव, बाकी 11,67,021 का जो आपका रहेगा वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर रहेगा। एंड यहाँ पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी आपको मिलेगी, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर इनकम, डेप्रिसिएशन जो हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला था वो डेप्रिसिएशन इसने क्या किया, यहाँ से ऐड कर दिया, वो ऐड होगा, और जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग होगा वो माइनस होगा। बट अभी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है डेप्रिसिएशन शेड्यूल हमको फिल करना होगा, शेड्यूल DEP हमको फिल करना होगा, उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार डेप्रिसिएशन शेड्यूल की तरफ हम चलेंगे, उसको फिल करेंगे, फिर हमारी ये जो BP शेड्यूल है ये कंप्लीट होगा। इसको फाइल करने का ना एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। तो BP आपका कंप्लीट तभी होगा जब आप डेप्रिसिएशन शेड्यूल की तरफ जाएंगे, जो कि इसके आगे आपको मिलेगा। ये रहा, डेप्रिसिएशन शेड्यूल में 2 होते हैं, एक DPM होता है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एक
DOA, डेप्रिसिएशन ऑन अदर असेट। तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर तो हमारे स्लैब्स होते हैं 4, 15%, 30%, 40 एंड 45%। एंड उसके अलावा अदर असेट्स के अंदर हमारी डिफरेंट असेट्स के डिफरेंट शेड्यूल्स होते हैं। जैसे लैंड के ऊपर कोई आपका नहीं मिलता आपको डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग के ऊपर 5, 10, 40 अलग अलग रेट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिल्डिंग। फर्नीचर के ऊपर 10% रेट लगता है, इंटेंजिबल पे 25%, शिप्स के ऊपर 20% रेट आपका लगता है। नाउ हमारे केस में प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर यहाँ पर हमको वैल्यूज़ एंड फिगर्स पुट करनी होंगी। सो व्हाट वी विल डू, प्लांट एंड मशीनरी हमारी डेप्रिसिएशन शेड्यूल पे आ जाइए अब आप। एंड ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल हम डालेंगे प्लांट एंड मशीनरी। एक 40% ब्लॉक है, एक 15% ब्लॉक है। तो 40% ब्लॉक के अंदर आप देखिए पहले WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2024 कितना है, 1,15,507 है, 1,15,507 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 15% में कितना है, 15% में है 1,23,391, 1,23,391। एंड एडजस्टमेंट एज पर सेकेंड प्रोविजन टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 115 BAC। बेसिकली ये आपको एडिशन दिया जाता है अगर आप ओल्ड रिजीम से ओल्ड रिजीम में रहे हैं, आपने अपनी रिजीम चेंज नहीं की है तो, और अब आप जो लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर 25-26 के अंदर, करंट ईयर के अंदर आप जो है रिजीम आपके डिफ़ॉल्ट रिजीम में आ गए, न्यू रिजीम के अंदर आ गए हैं, तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन होता है वो डेप्रिसिएशन क्या होता है, अगर आपका कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है। अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको लास्ट ईयर लॉसेस होते हुए आ रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉसेस के केस में आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करती है। गवर्नमेंट बोलती है डेप्रिसिएशन को हम पीएनएल में अलाउ नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन को आप अलग से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो पीएनएल में आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड इस तरीके तो वो जो अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना, वो आपको यहाँ पर बेनिफिट जो है वो मिल जाता है अगर आप डिफ़ॉल्ट रिजीम में रहते हुए आए हैं और रिजीम को चेंज नहीं किया है आपने, तो वो जो अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो न्यू रिजीम में आकर के भी अब आप अपनी WDV के अंदर ऐड कर सकते हैं जिस ब्लॉक के अंदर वो इंक्लूड था। ठीक है, वो आपका यहाँ पर आएगा। वैसे हमारा केस में अनऑब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ही नहीं कोई, तो यहाँ कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए समझा दिया। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन एडिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। तो एडिशन जो है 182 डेज और मोर ये रहा, 15% ब्लॉक में आएगा 2 लाख। इसको मैं ना थोड़ा सा इस तरीके से करता हूँ सो दैट मैं ईजिली फिगर भी देख पाऊँ एंड मेरे को बार बार स्विच ना करना पड़े इधर से उधर, लेकिन तब भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा फिर शायद आपको दिखे ना। यहाँ पे देखिए 15% में यहाँ पर हमारा 180 डेज से एडिशन फॉर मोर देन 180 डेज 2,88,842 एंड 40% में कितना 7,8906। ठीक है, कंसिडरेशन रिलाइज। अब हमने हमारे को डिडक्शन तो है, लेकिन वो डिडक्शन देखिए कौन सी है, हमने एक असेट सोल्ड भी किया है बट वो असेट जो सोल्ड हुई है वो लेस देन 180 डेज़ की है। तो ये जो है, ये जो कंसिडरेशन और अदर रियलाइजेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 3 और 4, यानी इसमें से और इसमें से जो असेट रियलाइज हुई है, जो असेट आपने 180 डेज से ज़्यादा यूज़ की उसमें से जो आपने असेट सोल्ड की है वो रियलाइजेशन आपको यहाँ देनी है। हमारी जो असेट सोल्ड हुई है, जो लाइट हमने सोल्ड की है वो लेस देन 180 डेज़ हमने यूज़ की है, इसके अंदर है लेस देन 180 डेज़ के अंदर है। तो ये वाली जो लाइट हमने सोल्ड की है तो इसको हम नीचे दिखाएंगे। ठीक है, बट उससे पहले जो एडिशंस हैं फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 180 डेज़ वो हमको दिखाने होंगे। 15% ब्लॉक के आएंगे जो एडिशन। 15% ब्लॉक कौन सा है इसमें, नीचे वाला 15% है ना, तो ये आएगा यहाँ पर 1,59,805। एक बार मेरे को आप फिगर डालने दो, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है तो, बट मेरे को फिगर से एक बार डालने दो। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा हमारा। उसके बाद कंसिडरेशन जो रियलाइज़ हुआ है, कंसिडरेशन इसी में से रियलाइज़ हुआ है 15% में से, लेस देन 180 डेज़ की असेट है 6445, तो उसकी यहाँ पर आएगी। देखो जो कंसिडरेशन रियलाइज़ हुआ है आउट ऑफ पॉइंट नंबर 7, इसमें से जो रियलाइज़ हुआ है, तो इसमें से रियलाइज़ हुआ है ये वाला पॉइंट 6445 ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ आपका डेप्रिसिएशन निकाल लेगी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली। आपको जस्ट चेक करना है नेट एग्रीगेट डेप्रिसिएशन जो आ रहा है 15% ब्लॉक में आ रहा है 73,341। इसको चेक कर लेते हैं अपनी कैलकुलेटर से। 73,341, ये देखिए ये मैच हो गया 73,341 एंड 40% में है
77765 77765। WDV मैच कर लीजिए, 15% की है, 4,92,305, 4,92,305 एंड 1,16,648, 1,16,648। ठीक है, इस तरीके से हमारा डेप्रिशिएशन शेड्यूल जो है वो हमको यहाँ पर फिल करना है प्लांट एंड मशीनरी का। अगर आपका बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इंटेंजिबल एसेट्स या लैंड है, तो उस लैंड में तो डेप्रिशिएशन मिलेगा नहीं, बाकी सब में डेप्रिशिएशन आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करके एक बार वैलिडेट पर चेक कर लीजिएगा, ये शीट हमारी ओके है। इसके बाद डेप्रिशिएशन में आप देखेंगे तो यहाँ ये समरी होती है, समरी के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आप जाइए बीपी के अंदर, शेड्यूल बीपी के अंदर आप जाएंगे, देखिए जी यहाँ पर अभी 0 आ रहा था, डेप्रिशिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 3212 एंड 3212A, यहाँ पर 0 था। अब जैसे ही हमने अपना डेप्रिशिएशन शेड्यूल फिल किया, ये फिगर्स हमारी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आ गई। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जो हमारे P&L अकाउंट में है वही हमारे डेप्रिशिएशन शेड्यूल में है, इसीलिए हमको कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ डिफरेंस होता तो उससे सर इशू क्या आता, आपको डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना होता अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, तो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन आपको करनी होती अगर यहाँ डिफरेंस राइज होता। बट हमने अपनी बुक्स के अंदर जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया वो एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस ही किया है, इसीलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। राइट सर, बिल्कुल सही बात बोली आपने, समझ में आ गई ये चीज़। अब अगर आप प्रॉफिट चेक करेंगे तो 11,67,001 का नॉर्मल प्रॉफिट है अदर देन स्पेकुलेटिव वाला, 1 लाख का हमारा स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट जो निकल के आ रहे हैं वो 12,67,021 के आ रहे हैं। ठीक है, मैच कीजिए आप अपनी बैलेंस शीट, उससे आप आपके जो है हमारे मैच हो जाएंगे, P&L से ये चीज़ मैच हो गई है। ठीक है, इस तरीके से बीपी शेड्यूल हो गया आपका, डेप्रिशिएशन शेड्यूल आपने फाइल करना सीख लिया। उसके बाद है साइंटिफिक रिसर्च पर अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उसका आप शेड्यूल ये फिल कर सकते हैं। कैपिटल गेन शेड्यूल आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे कैपिटल गेन शेड्यूल की तरफ और इसको सीखेंगे, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी आएगी, उसके बाद सिंपल हो जाएगा आपका केस, उसके बाद ऑलमोस्ट वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कैपिटल गेन के अंदर सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग में जाइए, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको मिलेगी नीचे शॉर्ट टर्म में, तो पहले शॉर्ट टर्म में नहीं, सॉरी लॉन्ग टर्म में मिलेगी, ऊपर शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म फॉर सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। डेट ऑफ परचेज सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, तो डेट ऑफ परचेज डालेंगे और डेट ऑफ सेल डालेंगे। तो डेट ऑफ परचेज क्या है, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018, और डेट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, 7 अगस्त 2024। उसके बाद फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ, वो कंसिडरेशन रिसीव हुआ 40 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी है 40 लाख। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन 25 लाख 50,000, ये रहा 25 लाख 50,000। ठीक है, उसके बाद इसने अपने आप कैलकुलेशन कर ली होगी, आप बस मैच कर लीजिए। नहीं, ट्रांसफ़र एक्सपेंस रह गया ना एक, ट्रांसफ़र एक्सपेंस, ये रहा एक्सपेंस इन ट्रांसफ़र कितना है, 1 लाख रुपये का है हमारा। ठीक है, अब कैलकुलेशन आपकी हो गई होगी, आप जस्ट इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए, जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ जाएगा आपका टैक्स, मैं जूम इन, इधर देखिए आपका जो टैक्स बना इस शीट के अंदर वो बना 99,375 का टैक्स बना, 69,375 का आपको क्या मिल गई है, एक्सेस अमाउंट की रिबेट मिल गई है। यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन में देखिए 69,375,000 की आपको रिबेट मिली है, इधर चेक करेंगे तो ये एक्सेस अमाउंट की रिबेट है, और जो टैक्स बना है वो कितना बना है, टैक्स बना है 99,375, ये देखिए अपनी शीट से मैच कीजिए 99,375। ठीक है, और कैपिटल गेन कितना है, 13,50,000 ही रहेगा कैपिटल गेन, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है आपको। ठीक है सर, इसके बाद जो असेट आपने बेची ना, इस असेट की आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है, नेम ऑफ बायर क्या है, पैन नंबर ऑफ बायर, आधार नंबर ज़रूरी नहीं होता, परसेंटेज ऑफ शेयर कितना है, अमाउंट कितने का, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। ये मैं थोड़ी देर में डाल के कंटिन्यू कर दूंगा, बिकॉज अभी मैं लाइव दिखा नहीं सकता इस चीज़ को, एड्रेस वगैरह दिखाते हैं तो इशू आ जाता है यूट्यूब की तरफ से। ओके सर, ये हो गया। अब चलते हैं हम इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ इक्विटी शेयर सेक्शन नंबर 112A के ऊपर। तो शेड्यूल नंबर 112A होता है, ये सेपरेट हमको फिल करना होता है, इस शेड्यूल को फिल करेंगे। आइए यहाँ पर सबसे पहले शेयर या यूनिट एक्वायर बिफोर या आफ्टर 31 जन 2018, अगर आपने 31 जन 2018 से पहले वो शेयर एक्वायर किए हैं तो यहाँ पर ग्रैंड फादरिंग के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं, बट हमारे केस में वो नहीं है, आफ्टर 31 है। 2 केस हमको सेलेक्ट करने होंगे। क्यों सर 2 केस क्यों सेलेक्ट कर रहे हो,
बिकॉज एक केस बिफोर 23 जुलाई है, एक केस आफ्टर 23 जुलाई है। बिफोर 23 जुलाई, आफ्टर 23 जुलाई। इसकी कैलकुलेशन के लिए मेरी आप शेयर मार्केट वाली वीडियो ज़रूर रेफर कीजिएगा, बिफोर और आफ्टर कैसे निकालना है आपको। पहले बिफोर हमने डाला है, ठीक है। अब हम इसका अमाउंट यहाँ डालते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो कितना आ रहा है, ये है हमारा 807,237 एंड यहाँ है 622,0456, ठीक है। मूविंग फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 795,307 एंड यहाँ है 6013914 एंड और आगे जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र हमको डालनी है यहाँ पर 825 एंड 4799, ठीक है। अब मैच करते हैं इसको, देखिए मैच हो गया 11,105 एंड 201,743 201,764, ये मिसमैच हो रहा है, इसमें कुछ हमने गलत डाला है, देख लेते हैं। 4779 आ रहा है ना, तो ये गलत डाला है अपन ने, 4779, ठीक है। ये हो गया। अब आप मैच कीजिए 201,763 201,764, ₹1 फ्रैक्शन डिफरेंस तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, एंड 11,105, ठीक है। ये चीज़ हमारी यहाँ पर मैच हो गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके अब ऑटोमेटिकली कैपिटल गेन शेड्यूल के अंदर सेक्शन 112A के इस शेड्यूल से फिल होकर के आ गए होंगे। मैं आपको शो कर देता हूँ, सेक्शन 112A सर्च करोगे आप, ये रहा देखिए, ये फिगर्स आपकी आ गई हैं 212,863 11,105 201,763, तो ये ऑटोमेटिकली आ गई। शेड्यूल जो हमने फिल किया, शेड्यूल से ऑटोमेटिकली फिगर्स हमारी यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने डाल दिया शेड्यूल से। अब चलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरफ, जो कि सेक्शन 111A के अंदर टैक्सेबल होते हैं। वो कहाँ डालने होते हैं, वो ये रहे, 3rd नंबर पॉइंट में कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट में आप जाएंगे फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा था, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी आपके यहीं पर कवर होते हैं। नाउ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप देखेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी वही सेम चीज़ मिलेगी, बिफोर एंड आफ्टर वाली। तो इसको इधर करते हैं एंड अब डालते हैं। सबसे पहले ये जाएगा आपकी फिगर, यहाँ जाएगी 106,96,137 एंड आफ्टर वाले में जाएगी 276,16421 एंड ये सेकेंड पॉइंट किस चीज़ का है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है इसकी, 106,06502 एंड 275,54039। उसके बाद ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस डालने हैं हम, एक्सपेंसेस ये रहे, 3rd पॉइंट में जाएंगे। एक्सपेंसेस बिफोर वाले में है 7298 एंड आफ्टर वाले में है 16360। हमारा टोटल आ जाएगा, मैच कर लीजिए, 82337 82337 46022 46022, ठीक है। ये मैच हो गया मेरा। अब एक सेकंड रुकिएगा, एक इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पर मेरी जाएंगी। एक इन्फॉर्मेशन तो मैं डालूंगा अभी, जो कि है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल, जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की है उसकी डिटेल मुझे डालनी है। एंड दूसरी इन्फॉर्मेशन जो मुझको डालनी है वो डालनी है, नीचे एक टेबल होती है जहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप देना होता है आपको। इसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमको हुए हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे 10% वाले भी हैं और 12.5% वाले भी हैं। वो किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक जो आपने लैंड एंड बिल्डिंग सेल की वो 12.5% से है, और ये जो आपके सेक्शन 112A के अंदर हुए, एक आपका ये 10% से होगा, ये 10% वाला था और ये 12.5% वाला था। इसका मतलब 12.5% का आपका कितना गेन था बताइए। 12.5% का हमारा था 13,50,000 प्लस ये वाला, ठीक है। और ये BFLA शेड्यूल में कितना आ रहा है देखेंगे अगर, तो 15,51,763, अच्छा 763 आ रहा है, ₹1 का फ्रैक्शन डिफरेंस है, -1 कर देते हैं, ये आ रहा है जी 15,51,763, ये आ रहा है 12.5% के अंदर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम बाइफर्केशन हम कर सकते हैं। 13,50,000 जो है ये हुआ है हमको 7 अगस्त को हुआ है ना, तो 13,50,000 तो हम 7 अगस्त को डाल सकते हैं। 12.5% के अंदर 13,50,000 डाल सकते हैं, इसके अंदर आएगा। और बाकी जो बैलेंस होगा इसको भी फर्स्ट वाले के अंदर ही डालना है, तो फर्स्ट वाला यही इनेबल है, तो हमको पूरा का पूरा इस वाले के अंदर ये मेंशन करना होगा। 12.5% के अंदर यहाँ पर कितना है टोटल, 15,51,763, 15,51,763 हो गया। उसके बाद एक हमारा 10% से भी था,
10% से ये था 11,105, मैच कर लेते हैं अपने BFLA शेड्यूल में 11,105, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमने ब्रेकअप दे दिया, क्वार्टरली वाइज यहाँ पर ब्रेकअप दे दिया, डन हो चुका है। और जो एड्रेस था हमारा प्रॉपर्टी का वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आप एक बार इसको वैलिडेट जरूर कर लीजिएगा कैपिटल गेन की शीट को। तो हमारी कैपिटल गेन की शीट ओके हो चुकी है। अब हम आगे चलेंगे, अदर सोर्सेज के ऊपर जाएंगे हम सीधा, एंड अदर सोर्सेज के अंदर डिटेल डालेंगे। अदर सोर्सेज में ध्यान रखिए आप अपनी इनकम भी डालेंगे और जो आपको क्लबिंग की इनकम है वो भी डालेंगे। अब देखिए प्रीफिल डेटा जो है वो AIS से ऑटोमेटिकली आपकी इन्फॉर्मेशन तो आ गई है यहाँ पर। अगर आप कैलकुलेशन में देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर अदर सोर्सेज में जा करके तो 198,268 ये हमारी इनकम आ गई है, बट क्लबिंग वाली इनकम नहीं आई है, हमको क्लबिंग के साथ में डालना होगा। तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट तो 81,588 ही रहेगा। FD का जो इंटरेस्ट है वो आपको ऐड करना होगा, अपने साथ में इनका भी ऐड करना होगा। ध्यान से देख लीजिए, क्लबिंग की इनकम आपको इस तरीके से अदर सोर्सेज के अंदर ऐड करनी होती है। FD का इंटरेस्ट आपको डालना होगा 1,82,340, 1,82,340। आप अगर यहाँ चेक भी करेंगे तो आपको यहाँ पर मेंशन भी मिल जाएगा। देखिए इस नोट को पढ़िए, प्लीज़ इंक्लूड द इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पाउस, माइनर, चाइल्ड एक्सेट्रा, रेफर टू इन शेड्यूल SPI वाइल कंप्यूटिंग द इनकम अंडर दिस हेड। ठीक है, अब आपने यहाँ पर अपने स्पाउस की और माइनर की इनकम भी डाली है, तो ये हमारे को शेड्यूल SPI भी फिल करना होगा। शेड्यूल SPI कहाँ पर आपको मिलेगा? शेड्यूल SPI आपको आगे मिलेगा। मैं एक बार शेड्यूल SPI फिल करता हूँ, वरना ये उसकी भी एरर देगा अपने को। तो शेड्यूल SPI ये रहा, SPI ये रहा। यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, नेम ऑफ पर्सन डालेंगे उन दोनों का, पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर, रिलेशनशिप क्या है तो स्पाउस एंड चाइल्ड डाल दीजिए या सन डाल दीजिए, ये रिलेशनशिप हो गया। अमाउंट स्पाउस का कितना आ रहा था 40360 एंड 25300। कौन से हेड में इंक्लूड किया है? अदर सोर्सेज में हमने इंक्लूड किया है, तो अदर सोर्सेज में आप यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे। बाकी ये इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर देता हूँ एंड इसको वैलिडेट कर देता हूँ शीट को, नेम एंड पैन नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है TDS क्रेडिट का। हाँ जी, TDS क्रेडिट का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे केस में तो वैसे TDS कटा नहीं है बिकॉज लिमिट कम है, बट ऐसा भी हो सकता है कि उसका TDS भी कटा हो, FD के ऊपर इंटरेस्ट मिला है तो बैंक ने TDS भी काटा होगा। अब अगर TDS भी वहाँ पे डिडक्ट हुआ है तो उस TDS का क्लेम भी तो आपको लेना है। अगर आप अपनी इनकम में इंक्लूड कर रहे हो उनकी इनकम, तो उसका TDS भी तो आपको मिलेगा। तो उस केस में अगर आप TDS क्लेम कर रहे हो तो TDS जब आप क्लेम करते हो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि TDS आपका सेल्फ है या अदर पर्सन का है, तो आपको वहाँ पर अदर पर्सन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको पैन नंबर देना मैंडेटरी है। अगर TDS आप क्लेम कर रहे हो तो आपको पैन नंबर मैंडेटरीली देना होगा अपने, जिसका भी आप कर रहे हो, स्पाउस का या चिल्ड्रन का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैं डिटेल्स डालता हूँ फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, हमने SPI शेड्यूल भी अब फिल कर दिया, अब हम कंटिन्यू करते हैं। गेमिंग की इनकम आपको कहाँ रिपोर्ट करनी होती है? बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर ऑनलाइन गेमिंग ड्रीम 11 की इनकम हमको हो रही है, वो ITR में कहाँ रिपोर्ट करनी होती है? अदर सोर्सेज में जाती है वो, और कहाँ आप रिपोर्ट करेंगे ध्यान से देख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट। इसके अंदर आपको पहले मिलेगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, गेमिंग कार्ड एक्सेट्रा, जो कि चार्जेबल होते हैं सेक्शन नंबर 115BB के अंदर, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने होते हैं। दूसरा है इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, चार्जेबल अंडर सेक्शन नंबर 115BBJ। इसके अंदर आपके जो भी ड्रीम 11, ऑनलाइन गेमिंग, जो भी पोकरबाजी हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, जो भी आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो वो 115BBJ के अंदर जाता है एंड उसका अमाउंट आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके अदर सोर्सेज का टोटल आ जाएगा, उसको आप मैच कर लीजिए। इनकम अंडर दैट अदर सोर्सेज 2,63,928, इन दोनों को ऐड करके 2,63,928 ये आपका टोटल आ जाएगा। BFLA, CYLA और BFLA शेड्यूल आपका यहाँ जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। मैं सेपरेट शेड्यूल में आपको ये इसकी जो वर्किंग है वो करके दिखाऊंगा, बट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है। करंट ईयर के कोई लॉसेस हैं,
कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आपके अगर कोई हैं तो वो आपको इस शेड्यूल के अंदर जो है लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर वो आपको यहाँ पर कंसिडर करने होते हैं। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर आपका जो मैंने आपको बताया था लॉसेस के केस में आपको आता है वो आपका यहाँ आएगा। वीडीए शेड्यूल आपका सेपरेटली यहाँ पर आता है। वीडीए शेड्यूल अगर वीडीए की कोई इनकम है क्रिप्टो करेंसी की तो वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। ICDS अप्लाई नहीं होते हमारे केस में तो यहाँ हम कुछ नहीं डालेंगे। चैप्टर 6 की डिडक्शन भी अप्लाई नहीं होती बिकॉज हम न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन अप्लाई नहीं होगी हमारे लिए। SPF हमने ऑलरेडी फिल कर दिया। AMTC हमारे ऊपर अप्लाई होता नहीं है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं है, ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। एग्जम्प्ट इनकम के अंदर आपको एक एरर आने वाला है तो पहले उसको ठीक कर लीजिएगा। एग्जम्प्ट इनकम में आप यहाँ जाएंगे, एनी अदर आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये जो नीचे एनी अदर है इसको आप कर या तो डिलीट कर दीजिए। पहले हम इसको डिलीट करते हैं एक बार, फिर देखते हैं ये डिलीट होता है। हाँ ये डिलीट हो गया। तो डिविडेंड इनकम डिलीट नहीं होगा शायद, ये नहीं हो रहा, ये डिलीट हो गया है। काम हो जाएगा आपका इतने में। एनी अदर वाला जो पॉइंट है इन सबको डिलीट कर दीजिएगा, वैलिडेट कर लो तो आपका ठीक हो जाएगा, वरना एरर आएगा इसका आपको। PTI के अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। TSPA के अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन शेड्यूल, फॉरेन सोर्स इनकम अगर आपको कोई होती है तो वो आपको यहाँ रिपोर्ट करनी होती है। और अगर टैक्स रिलीफ आपको क्लेम करना है, टैक्स रिलीफ और फॉरेन असेट शेड्यूल के लिए आपको यहाँ फाइल करना होता है। बेसिकली जो US स्टॉक मार्केट वाला जो होता है उसके अंदर मैं आपको ये सारे शेड्यूल FSI शेड्यूल और FR और फॉरेन असेट शेड्यूल जो है वो फिल करना सिखाऊंगा। टैक्स रिलीफ के साथ साथ आपको फॉर्म 67 भी फाइल करना होता है। दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ अ डिफरेंट वीडियो जहाँ पर मैं फॉरेन असेट्स के साथ US में स्टॉक मार्केट में जो आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आपको ये शेड्यूल्स फिल करने होते हैं, उसकी वर्किंग कैसे करनी होती है, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है तो उसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा। शेड्यूल 5A पोर्टुगीज सिविल कोड, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। देखो आपको सैलरी इनकम नहीं दिख रही होगी, सैलरी इनकम के अलावा बाकी जो इनकम है वो आपको अपोर्शन करनी होगी। कितना अमाउंट यहाँ अपोर्शन करेंगे आप, बाकी सारी इनकम इक्वली डिवाइड होती है स्पाउस और हस्बैंड और वाइफ के अंदर। असेट एंड लायबिलिटी आपको रिपोर्ट करनी है अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो। GST जो है ऑप्शनल होता है बट अगर आप डालना चाहते हो तो GST नंबर और टोटल एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कितनी है वो आप डाल सकते हो यहाँ पर GST के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टोटल इनकम का शेड्यूल। इसको अभी थोड़ी देर में टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। इनकम टैक्स के शेड्यूल पे आप IT शेड्यूल पे जाएंगे तो जो एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया वो आप चेक कीजिए एक बार, उसको 26 ईयर्स से ज़रूर मैच कर लीजिएगा। ई-शॉप की कोई इन्फॉर्मेशन है तो ई-शॉप की इन्फॉर्मेशन, वैसे ई-शॉप के लिए मैं सेपरेट सेशन बनाऊँगा, उसको आप रेफर कीजिएगा। TDS की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। TDS की इन्फॉर्मेशन में एक छोटा सा इशू आता है वो आपको समझा देता हूँ। देखो सर, TDS की इन्फॉर्मेशन में छोटा सा इशू आपका क्या आएगा, हो सकता है यहाँ पर आपका भी सेल्फ या सेलेक्टेड करके आ रहा हो, तो अगर सेल्फ या सेलेक्टेड करके आ रहा है तो इसको या तो डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो वरना एरर आएगा आपका। ठीक है, ये जो ब्लैंक है इसको भी डिलीट कर दो। ठीक है, ये जो जहाँ कोई डेटा नहीं है उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, जहाँ डेटा है वहाँ आप रहने दीजिएगा। ये छोटा सा एरर आपका TDS के अंदर आ सकता है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा एक बार। वेरिफिकेशन में आपका प्लेस नहीं आ रहा होगा, वेरिफिकेशन में प्लेस डाल दीजिएगा। उसके बाद हम चलेंगे कॉम्पिटिशन की तरफ। नाउ सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद कैलकुलेट टैक्स पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई एरर या इशू है तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, बट जो जो स्टेप्स मैंने बताए अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आपकी बहुत कम एक छोटी मोटी कोई एरर आ सकती है। देखिए हमारा भी कैलकुलेट हो गया, कोई इतनी बड़ी एरर नहीं आई है। सो नाउ अगर आपका कैलकुलेशन के बाद कोई टैक्स बनता है तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, अपना चालान बनाइए, टैक्स की पेमेंट कीजिए, वो चालान की डिटेल IT में डालिए, फिर आप कंटिन्यू कीजिए। डिमांड के साथ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। हमारे केस में देखेंगे आप तो हमारा रिफंड बन रहा है ऑलरेडी, हमने 4 लाख का टैक्स डिपॉजिट किया हुआ है, थोड़ा सा हमारा TDS का इंटरेस्ट भी है, TDS भी है, तो हमारे केस में रिफ़ंड बन रहा है 4400 का। नेवरदलेस हमारे केस में रिफ़ंड है तो रिफ़ंड के केस में हमको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली फाइलिंग की तरफ जा सकते हैं। हम यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है, अब हम क्रिएट JSON पे क्लिक करेंगे तो हमारी JSON यहाँ से जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, सेव JSON पे क्लिक करना होगा एंड जहाँ पर भी आप इस JSON आपकी सेव होगी, जहाँ पर आपकी ये फाइल सेव है एक्सेल वाली, वहाँ पे आपकी JSON सेव हो जाएगी। कई बार ये JSON वहाँ सेव नहीं होती है, मैसेज आ जाएगा सेव लेकिन शो नहीं होगी, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर सकते हैं कि JSON अगर शो नहीं हो रही है वो सिस्टम का टेक्निकल एरर होता है कई बार। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ योर सिस्टम। हमारे केस में तो जल्दी हो गया बट थोड़ा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर ये हमारी डन हो चुकी है, चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, इसको अपलोड करते हैं। गाइस लॉगिन हमने कर लिया है। यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर 25-26 ऑफलाइन मेथड से करेंगे एंड 139(1) पॉलिटिकल पार्टी नो, ITR फाइलिंग 3 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अटैच करेंगे हम अपनी फाइल
इस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है, इसको अपलोड कर देंगे। कोई यहाँ पर भी वैलिडेशन चेक होगा, अगर कोई एरर है, कोई इशू है, वो आपको यहाँ पर शो होगा। अगर कोई इशू नहीं है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाइए। यहाँ पे आप अपने आधार OTP से वेरीफाई करके रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ITR 3 प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्रोसेसिंग इतनी जल्दी नहीं होती है। बाकी आपका पूरा काम हो चुका है। जो भी आपकी वर्किंग है, कंप्यूटेशन है, उसको आप संभाल के रखिए और या फिर क्लाइंट के साथ शेयर कर दीजिए पूरी कंप्यूटेशन को PDF निकाल करके। इस तरीके से डिटेल कंप्यूटेशन आपको बनानी होती है और अपनी ITR 3 फाइल करनी होती है फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।